IVM। भाई हम हिंदुस्तानियों को बतियाना बड़ा पसंद है। बंगाली में अड्डा, उड़िया में खोट्टी, कन्नड़ा में हरटे और हिंदी में पुलियाबाजी। इस कला के लिए हमारी हर भाषा में एक शब्द है। तो प्रणय और मैं तो अक्सर मिलकर पुलियाबाजी करते ही रहते हैं। हमने सोचा कि आपको भी इसमें शामिल कर लिया जाए। तो आइए प्रणय और सौरभ के साथ करते हैं पुलियाबाजी। प्रणय, क्या हाल है? हेलो सौरभ, कैसे हैं आप? अभी भी हालत बुरे हैं क्या? अब ऐसा है कि दर्द इतना होता रहा कि दर्द का एहसास भी नहीं रहा। अरे रे। और वो भी देखिए, हम लोगों को तो कोई ज्यादा दर्द नहीं हो रहा है क्योंकि हम लोग घर पे है, सब कुछ है। दूसरे लोगों को तो कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल दिल बिल्कुल। दहलाने वाली खबरें आती है रोज। हाँ हाँ, मुझे कुछ भी कंप्लेन करते हुए बहुत गिल्ट होता है कि मैं हम क्या कंप्लेन कर रहा हूँ। हाँ, ठीक है, सही घर बात। बैठे बैठे सब कुछ मिलता है, काम करने के लिए दफ्तर जाना भी नहीं पड़ता है क्योंकि हम तो ठीक है भाई, ऑनलाइन सब ज्यादातर सब कुछ कर सकते हैं। थोड़ा बहुत हमारा हार्डवेयर का काम है, उसके लिए दफ्तर जाना पड़ सकता है, पर बाय एंड लार्ज हम तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये लग्जरी है ना। हाँ बिल्कुल। हाँ, दिक्कतें वगैरह तो बहुत है प्रणय। पर मैं सोच रहा था कि काफी सारा डिस्कशन है कि अभी क्या चल रहा है, अभी किस तरह से दिक्कतें आ रही हैं, उनका सामना कैसे किया जाए। लेकिन ये इतना बड़ा इवेंट है पूरी दुनिया के लिए, और इससे इतने सारे चेंजेस आ रहे हैं, और काफी ऐसा नहीं है ये कि कोई भूकंप आया है। भूकंप भी बहुत बड़ा इवेंट होता है, लेकिन वो एकदम कॉन्सेंट्रेटेड इन टाइम होता हम्म। है ना। वो आया भूकंप और उसकी वजह से खैर खूब तबाही होती है, उसके बाद आपको रिलीफ वर्क करना है, उसमें हो सकता है कुछ महीने लग जाएं, लेकिन दैट्स इट। भूकंप तो कुछ सेकंड मिनटों में होकर खत्म हो जाता है। लेकिन ये चीज जो कि महामारी, और इससे पहले भी महामारियां भी आई हैं जो हमारे एटलीस्ट जीवन काल में वो एक कुछ महीनों के लिए या हफ्तों के लिए परेशानी लेकर आती हैं। हाँ, जैसे हम्म। तो ये वाली जो चीज है जो कि 6 महीने से 1 साल तक पूरी दुनिया में इतना बड़ा चेंज, और पूरी दुनिया में कोई हम्म। कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है कि भाई एक देश में है, दूसरे देश में, ऑलमोस्ट 180 देशों में तो चल ही रहा है ना। और इतना बड़ा इम्पैक्ट पूरी दुनिया में एक साथ, तो ये डिस्कस मैं सोच रहा था करना चाहिए कि इसके लास्टिंग इम्पैक्ट क्या होंगे, और इससे क्या पूरी दुनिया की व्यवस्था ही बदल जाएगी क्या। हम्म। हाँ तो, हाँ। और मैंने देखा भी, तुमने तो इसमें काफी अच्छा रिसर्च पेपर, डिस्कशन पेपर लिखा है, को ऑथर किया है। तो तुमसे अच्छा कोई आदमी नहीं है ये डिस्कशन करने के लिए अभी। तो हम्म। ये आज टॉपिक पकड़ा जाए, क्या बोलते हो? बिल्कुल सौरभ, विश्व व्यवस्था में हम लोगों ने पहले भी एक एपिसोड किया था, तो ये मान लीजिए उसका एक अपडेट है, क्योंकि तब हम लोगों ने ऐसे सिनेरियोज बनाए थे, कुछ 20 सिनेरियोज की कहाँ जा सकता है विश्व और विश्व की व्यवस्था। अब ये पैंडेमिक की वजह से वो 20 सिनेरियोज में से हम नैरो डाउन कर सकते हैं, और हमें ऐसे लग रहा है कि हम लोग किसी एक दिशा में जा रहे हैं इसकी वजह से। हाँ हाँ, और उस समय तुमने काफी डिटेल्ड सिनेरियोज बनाए थे कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, वैसा हुआ तो क्या होगा, और उन्हीं में से कुछ वैसा हो गया है। हाँ। ठीक है, तो ये काफी ये तुम्हारे पुराने एनालिसिस की क्वालिटी भी दर्शाता है कि ऐसा नहीं है कि तुमने जो 20 बनाए थे उसमें से कुछ 21वां ही हो गया। तो हम्म। जबकि ये इवेंट तो कोई फोर्सी नहीं कर सकता था, लेकिन उसके जो इफेक्ट हैं वो जो है हम फोर्सी कर सकते थे। हम्म। तो हम्म। वो हमने वो उसमें है भी, और तुमने उसी को यूज करके फिर उस जो हो गया है अब उसको डिटेल आउट किया है बेसिकली। हाँ बिल्कुल। तो विश्व व्यवस्था में जाने से पहले एक मैं जो हम लोगों की आम जिंदगी है उस पे भी मैं डिस्कस करना चाहता था कि अभी तुमको क्या लगता है। लोग अब बोल रहे हैं कि भाई क्योंकि जब तक ये महामारी है तब तक तो इवेंट्स, लार्ज गैदरिंग्स और ये सब बंद ही हैं। हम्म। हम्म। शादियों में भी 20 लोग हैं, कॉन्फ्रेंसेस तो बैंड ही हैं हर जगह। अभी ट्रैवल थोड़ा थोड़ा शुरू हो रहा है, लेकिन लोग तो अवॉइड करेंगे जितना भी कर सकते हैं। तो अभी तुमको हम्म। लगता है क्या कि ये 6-7 महीने ऐसा चलता रहा तो लोगों को ऐसी आदत ही पड़ जाएगी, इसके बाद इवेंट्स होंगे ही नहीं, सब कुछ ऑनलाइन ही होगा। लोग अब हम्म। घर से ही अगर कर सकते हैं, जैसे जो आईटी वर्कर्स हैं, काफी सारी यूएस की कंपनीज ने बोल दिया है कि भाई हम परमानेंट रिमोट वर्क करेंगे। हम्म। है ना, हम्म। फर्क ही नहीं। अब हमने देख लिया ये काम कर रहा है, ये तो बहुत अच्छा मौका भी है, ऑफिस के किराए भी बचाएंगे। हाँ,
तो ऑफिस का किराया बच रहा है, लोगों का कम्यूट का टाइम बच रहा है, तो ये इसमें क्या खराबी है? अब आगे से आप घर पे ही काम कीजिए। हम्म। ठीक है। हम्म। तो ये तुमको क्या लगता है कि ये जो अभी ये लोगों को नया नया जोश है और 6 महीने में अकल ठिकाने आ जाएगी, या फिर ये दुनिया में अब काम करने के लोगों के तरीके ही चेंज होने वाले हैं? जैसा कि अक्सर होता है, जो असलियत में होगा वो शायद इन दोनों के बीच में कहीं होगा। हम्म। तो जैसे लगता है कि एक विकल्प तो खुल गया है। जैसे लोग को लगता था कि कभी भी हम लोग कोई कॉन्फ्रेंस ऑनलाइन तो कर ही नहीं सकते, या हम्म। फिर टीचिंग तो ऑनलाइन कर ही नहीं सकते। अब ऐसा नहीं है कि पूरी यूनिवर्सिटी शिफ्ट हो जाएगी ऑनलाइन पर। शायद अब आप भारत में रहते हुए किसी अमेरिकन प्रोफेसर को बोल सकते हैं कि भाई हमारे लिए कोर्स ले लो एक, और वो भी कंफर्टेबल होगा एक कोर्स लेने के लिए। तो एक बीच में एक इक्विलिब्रियम आ जाएगा, जिसमें शायद कुछ लोग ऑनलाइन करेंगे ज्यादा काम, कुछ लोग घर पर ज्यादा रह के काम करेंगे। पर ऐसा मैं भी आपसे सहमत हूँ कि ऐसा नहीं होगा कि पूरी दुनिया इंडिविजुअल लेवल पे इतनी बदल जाएगी कि हम लोग ऑफिस जाने ही छोड़ देंगे सब। अब जैसे यूएस में जो जाने की एस्पिरेशन रखते हैं, एटलीस्ट H1 का चक्कर उन लोगों के लिए कम हो जाएगा जिनको ट्विटर में अप्लाई करना है। ट्विटर ने तो बोल दिया पूरा रिमोट है। तो हम्म। ये मुझे लगता है कि जो सब लोग वीजा रेजिम यूज कर रहे थे लेबर बैरियर के लिए, हम्म। उनके लिए तो काफी ये हानिकारक सिद्ध होगा, खासकर टेक के लिए। बाकी तो आप नहीं कर सकते, आप फैक्ट्री वगैरह में शायद काम नहीं कर सकते दूर से, लेकिन वो भी लोग देखेंगे कि भाई आप शायद कुछ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का काम दूर से ही कर सकते हो, डिजाइनिंग का काम तो दूर से ही कर सकते हो। तो इवन हम्म। कोई इंडस्ट्री इन चीजों से शायद, वो मुझे लगता है थोड़ा नेट नेट हिंदुस्तान को थोड़ा फायदा हो सकता है उस चीज का कि ऑफशोरिंग बढ़ेगी, क्योंकि रिमोट हो रहा है तो क्या फर्क पड़ रहा है, आप सेम सिटी में हो कि दूसरी सिटी में कि दूसरे देश में हाँ, हो। वो है। पर लेबर मोबिलिटी घटने से, हाँ ये है, इंडिविजुअल लेवल पे अगर अब देखें तो हाँ, जो लोग यूएस जाना चाहते थे या यूरोप जाना चाहते थे, उनकी थोड़ी मुश्किल होगी अब आगे जाने में। हाँ, पर मुझे लगता है थोड़ी आसान भी होगी। वो जाना क्यों चाह रहे थे अच्छे जॉब के लिए, पर जॉब ही उनके पास आ रहा है, तो इसमें क्या खराबी है? नहीं, लोग जॉब के लिए थोड़ी ना जाते हैं सौरभ। यूएस में ऐसा अच्छी नहीं है। लाइफस्टाइल होती है, हाँ अलग दुनिया होती है, क्या भारत में रहना, हाँ ऐसे यही हाँ। सोच के जाते अच्छा, हैं हाँ, अच्छा अच्छा, लोग। वो वाला जो लोग ऐसे हिंदुस्तान से चटे हुए हैं, उन लोगों को यहीं चटे रहना पड़ेगा। हाँ, उनके लिए बैड लक हो गया। हाँ। उनके लिए बैड लक हो गया। ठीक है, ये तुमने ठीक बोला। और एक सौरभ, मुझे लगता है कि ओवरऑल हम लोगों की थोड़ी प्रोडक्टिविटी जो है, हम्म। इसमें दो मूवमेंट्स है। ठीक है, एक तो आप देखिए कि माइग्रेशन जो भारत में है वो थोड़ा रुक गया है, हम्म। अभी हाल हाल के लिए तो रुक गया है। रुक क्या गया, पता नहीं, रिवर्स हो गया है। हाँ एकदम रिवर्स हो गया है ना। हाँ। तो आगे जाके भी 2-3 साल बाद भी शायद वो लोग वापस ना आ पाए जो लोग बाहर जा चुके हैं, क्योंकि उन्होंने भी देखा है कि यहाँ पर कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है दूसरे राज्यों में उनके लिए, या कोई सरकार तो सोचती भी नहीं है उनके लिए, है ना। हम्म। तो अगर हम लोग माने कि ये जो पैंडेमिक है, ऐसा नहीं है कि 2 महीने बाद एकदम गायब हो जाएगी, शायद रिपीटेड आउटब्रेक्स होते रहेंगे अनफॉर्चुनेटली। तो अगर ऐसी हालात रहे तो फिर मुझे नहीं लगता कि उतने लोग आएंगे वापस, है ना। तो अगर वो हुआ तो फिर आप जैसे बोल रहे थे, हम लोग घर पे खुद ही बर्तन मांजने हैं, घर पे खाना बनाना है, ये सब काम जो आप पहले कंपैरेटिव एडवांटेज मान के किसी और को दे सकते थे, वो आउटसोर्स नहीं कर सकते। तो उस मामले में आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। दूसरी ओर ये भी है कि आप कम्यूट कम करेंगे, तो उस दिशा में आप देखें तो शायद आपकी प्रोडक्टिविटी थोड़ी बढ़ जाएगी। तो ये एक और बैलेंसिंग एक्ट है। कौन सी दिशा में जाएगी प्रोडक्टिविटी वो कहना मुश्किल है, लेकिन ये दोनों बैलेंस कर रहे हैं एक दूसरे को अभी। आजकल ऐसा लगता है जैसे मेरा परपेचुअल वर्किंग सैटरडे चल रहा है। अच्छा। ठीक है। तो हाँ। वर्किंग हाँ। वीकडे जैसा भी नहीं है, वर्किंग सैटरडे, क्योंकि बच्चे घर में होते हैं, है ना। हाँ। और उस दिन काम वालों की छुट्टी है बेसिकली। ठीक है, हम्म। काम वालों की छुट्टी है और वर्किंग सैटरडे है, वर्क फ्रॉम होम के साथ में। तो ये एक और भी चीज है मेरे ख्याल से, घर से काम करने वालों के एक्सपीरियंस में बहुत फर्क है कि उनके यहाँ छोटे बच्चे हैं या नहीं है। हाँ। जिनके छोटे बच्चे होते हैं, अक्सर उनके लिए स्कूल उस तरीके की राहत होती है कि बच्चे हाँ। स्कूल जाते हैं तो आप काम कर सकते हैं। छुटकारा पाया। हाँ, वरना वो स्कूल नहीं। और खासकर हिंदुस्तान में कम है, खासकर बाहर के देशों में जहाँ पे दोनों माँ बाप ज्यादातर काम करते हैं, उनके लिए अगर स्कूल बंद हो तो काम ही नहीं कर सकते, उनकी तो आधी लेबर फोर्स काम ही नहीं कर पाएगी।
तो इसीलिए तुम देखोगे कि सिंगापुर वगैरह जैसे देश और वगैरह उनमें स्कूल खोलने की बहुत जल्दी है, क्योंकि अगर वो स्कूल नहीं खोले तो इकोनॉमी खोल नहीं सकते। हाँ जबकि हिंदुस्तान में उतनी जल्दी नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान में अभी भी लेबर पार्टिसिपेशन औरतों का बहुत कम है, तो इसके लिए प्रेशर नहीं है। लेकिन फिर भी जो जिस तबके में दोनों मियाँ बीवी काम कर रहे हैं उनको बहुत दिक्कत होने वाली है घर में। और इवन दोनों नहीं भी काम कर रहे हैं, बच्चे घर में हो तो आप काम कर नहीं सकते उतना। तो ये एक काफी मैं देख रहा हूँ कि जो लोग बोलते हैं अपना एक्सपीरियंस, उनके बच्चे किस एज के हैं, और अगर बड़े होके कॉलेज वॉलेज एज के हैं या बड़े होके इंडिपेंडेंट हैं तो अलग है, पर छोटे बच्चे हैं जिनके जो स्कूल जाते थे, और अभी स्कूल तो लग नहीं रहा कि खुलेगा काफी टाइम तक। इवन मैं यूएस वगैरह में भी जो लोग बोल रहे हैं उनके एक्सपीरियंस में दिखता है कि जिनके बच्चे हैं और जिनके नहीं है उनका उनका इस चीज पे दृष्टिकोण बहुत फर्क है। हाँ, तो मतलब ये कहना ठीक हो गया क्या सौरभ की जो पेरेंट्स है और दोनों वर्किंग पेरेंट्स है स्पेशली, उनका थोड़ा प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी इस वजह से? हाँ, मेरे को लगता है प्रोडक्टिविटी भी और इनकम भी कम हो सकती है, क्योंकि हो सकता है किसी एक पेरेंट को पार्ट टाइम जॉब में शिफ्ट करना पड़े या जॉब छोड़ना पड़े ओवर टाइम, है ना। तो ये सब तो करना पड़ेगा, पर दूसरा हो सकता है स्कूल की फीस बचा ले। क्योंकि बच्चे घर पे ही हैं अगर, और स्कूल इतना इफेक्टिव नहीं है, तो शायद आप होम स्कूलिंग पे शिफ्ट हो सकते हो 1 साल के लिए। पर ये इतना आसान नहीं है हिंदुस्तान में। अगर आप अच्छे स्कूल में हो तो आप स्कूल से निकाल लो फिर वापस डाल लो, ऐसा तो होता नहीं है ना इतना आसान। पर ये अगर आसान हो, अगर ये ऐसी चीज है जिसमें पॉलिसी हेल्प कर सकती है, क्योंकि अभी तो ये बहुत मुश्किल है। लेकिन सरकार को बोलना चाहिए कि भाई अगर आप 1 साल का अवकाश लेना चाहो स्कूल से, तो स्कूल को ये फैसिलिटेट करना चाहिए। अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, आप स्कूल से विदाउट पे अवकाश नहीं ले सकते ना। तो ये एक काफी अच्छी चीज राहत हो सकती है, क्योंकि अभी स्कूलों के लिए तो क्या, उनकी इनकम फिक्स्ड है, एडमिशन हुआ है, पैसे तो आने, चाहे बच्चा आए या ना आए। पर स्कूलों पे भी प्रेशर आएगा मेरे हिसाब से, नए एडमिशन्स तो कम हो जाएंगे। जो लोग जाने वाले हैं वो तो 1 साल पोस्टपोन करेंगे ही करेंगे, लेकिन जो लोग मिड ईयर में हैं वगैरह उनके लिए बहुत मुश्किल है। तो ये हाँ, तो इसलिए चेंजेस बहुत आएंगे। मैं भी इसमें दो माइंड में, मुझे पता नहीं कि कितने चेंजेस रहेंगे और कितने जिसको कहते हैं बैक टू नॉर्मल जाएंगे, पर सब कुछ बैक टू नॉर्मल तो नहीं जाएगा। तो जैसा तुमने बोला, शायद रियलिटी कुछ बिटवीन रहेगी, और शायद जो चीज लोग सोचते थे कि ये तो हो नहीं सकता, हो सकता है रिमोट वर्क पूरा नहीं हो, लेकिन रिमोट वर्क को जैसे कुछ लोग सोचते थे कि ये काम ही नहीं करेगा, वो लोग ऐसा नहीं सोचेंगे। हाँ बिल्कुल, वो जो एक एकदम बैरियर था, मेंटल बैरियर, वो तो टूट गया है, तो लोग उसको कंसिडर तो करेंगे। अब एक ऑप्शन, एक विकल्प तो है लोगों के पास। बिल्कुल बिल्कुल। और इवन जैसे तुमने कहा इवेंट्स वगैरह, मुझे लगता है कि कम हो जाएंगे, शायद सिर्फ हाई क्वालिटी होंगे। ये नहीं है कि सब इतना, मतलब इवेंट एक इतनी बड़ी इंडस्ट्री बनी हुई थी, फालतू के इवेंट सेम लोग वहां पे बोल रहे हैं, सेम ही लोग घूम रहे हैं, फ्री का खाना खाने के लिए लोग घूम रहे हैं, तो वो वाला मेरे को लगता है कि माहौल थोड़ा कम होना चाहिए। तो ये हर चीज में कुछ कुछ दिखेगा कि चीजें शायद जो हम क्वेश्चन नहीं करते थे लाइफ में, वो लोग क्वेश्चन तो करने लगेंगे कि ये क्यों कर रहे हैं हम। हाँ, करना ही है तो ऑनलाइन क्यों नहीं कर सकते? हाँ, ऑनलाइन क्यों नहीं कर सकते, करना जरूरी है क्या? तो ये सब सवाल मेरे ख्याल से आएंगे धीरे धीरे। ऐसा नहीं होगा कि लोग भारत में जैसे ट्रैफिक नियम पालन करना शुरू कर देंगे वगैरह, वो सब कुछ नहीं होने वाला है। वो तो बहुत मुश्किल है। वो महात्मा से भी ऊपर प्रॉब्लम है, मतलब पता नहीं। हाँ। वो ट्रैफिक जैम ऑलरेडी वापस आ गए हैं वैसे काफी जगहों पे। अच्छा, ओके। पर हाँ, लेकिन कुछ चीजें जैसे उल्टी भी मैं देख रहा हूँ। जैसे पहले काफी लोग जो कंसिडर कर रहे थे जैसे कि गाड़ी लेने की क्या जरूरत है, उबर है, ओला है, बस से ट्रेवल करना चाहिए, एनवायरमेंट इम्पैक्ट है, लेकिन अब सेफ्टी लोगों की प्रायोरिटी हो गई। तो काफी लोग बोल रहे हैं नहीं, मेरे को अपनी गाड़ी होनी चाहिए, वरना इंडिपेंडेंस नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद हो गया तो हम क्या करेंगे उसके बाद। तो अपना वाहन होना मेरे ख्याल से लोगों के लिए फिर से जरूरी हो जाएगा। जबकि काफी यंग लोग सोच रहे थे कि वाहन की क्या जरूरत है ना, चाहे 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर हो, लोग सोच रहे थे कि छोड़ो ना, रेंट पे ले लिया और चले गए। पर वो सब अब हमने देखा कि लास्ट 2 महीने में सब कुछ धराशायी हो गया। बिल्कुल, हाँ। ठीक है। तो आई मीन पर्सनल पे ही एक्चुअली आई मीन डिस्कस करने को बहुत कर सकते हैं, लेकिन बड़े बड़े मुद्दों पर आते हैं। तो प्रणय, बड़ा मुद्दा जो है कि इस महामारी से पूरी दुनिया की व्यवस्था कैसे चेंज होगी,
इसमें एक सवाल जो नेचुरल आता है कि ऐसा पहले हुआ है क्या कभी, मतलब महामारी होना या इस तरीके का बिग इवेंट होना कोई नई बात तो नहीं है। तो पहले ऐसा कोई हमारे पास में प्रेसिडेंट है जिसमें हमने देखा है कि भाई कोई इस तरीके का जो बड़ा चीज हुई उससे पूरी दुनिया की विश्व व्यवस्था हिल गई या चेंज हो गई क्योंकि इस तरीके की कोई महामारी आई थी, ऐसा कुछ हुआ है क्या? हाँ, तो इसके दो उदाहरण है सौरभ। बाकी तो हम्म। जैसे कि आपने कहा कि कई महामारियां हुई हैं पर वो लोकलाइज्ड रही हैं, तो फिर उनसे ज्यादा हमें पता नहीं पड़ा है या पूरे विश्व स्तर पर उसका असर नहीं हुआ है। लेकिन अगर हम देखें दो चीजें जिनका वैश्विक स्तर पर असर हुआ है तो वो ये है, एक तो जो ब्लैक डेथ हुआ था यूरोप में हम्म। 1347 में शुरू हुआ था, और मतलब 100 साल तक उसके आउटब्रेक्स चलते रहे, कहीं कहीं 100 साल तक, मतलब बाप रे। मानिए कई कई जगहों पर आते रहे जाते रहे। तो उसकी वजह से मतलब कम से कम लोग एस्टिमेट करते हैं कि 30% आबादी यूरोप की खत्म हो गई उन सालों में, है ना। बाप रे। तो उस 30% आबादी खत्म हो गई, उसका बहुत बड़ा असर हुआ। और एक जो डायरेक्ट असर हुआ वो बोलते हैं जो गुलामी थी, फ्यूडल सिस्टम जो था, वो खत्म हो गया उसकी वजह से। तो क्यों हम्म। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि लोग पहले तो लोग गुलाम रखते थे, लैंडलॉर्ड्स थे, और वो बहुत सारे गुलाम रखते थे, और इसकी वजह से ये ब्लैक डेथ की वजह से सब गुलाम लोग एकदम कम हो गए। लोग या तो वापस अपने घर चले गए या फिर वो इससे बच नहीं पाए। तो उसकी वजह से, और ये 100 साल तक चलता रहा ना, मतलब कई कई सालों तक लोगों को ये डर रहा। तो फिर जो गुलामी करते थे वो लोग कहने लगे कि हम लोग ये नहीं करेंगे, और हमारी मांगे जो हैं, जो बेसिक लिविंग कंडीशंस, हमें वेतन मिलना चाहिए वगैरह, ये सब चीजें लैंडलॉर्ड्स टाल नहीं पाए एक स्थिति के बाद। तो उसकी वजह से गुलामी धीरे धीरे, और ऐसा नहीं हुआ कि ये एक साथ खत्म हुआ और 1347 के बाद 1348 में सब आजाद हो गए, क्योंकि ये इतनी लंबी समय तक चलते रहा। उसके बाद गुलामी खत्म हो गई, और उसके बाद आपने देखा ही यूरोप में क्या हुआ। बहुत सारी चीजें, साइंटिफिक रेवोल्यूशन वगैरह भी इसके बाद ही हुआ। तो ये आजादी लाना और गुलामी को खत्म करना, ये ब्लैक डेथ का एक मतलब अनइंटेंडेड पॉजिटिव आउटकम तो था। मैंने इवन ये भी सुना है लेबर शॉर्टेज की वजह से वहां पहली बार औरतों का काम करना ज्यादा एक्सेप्टेबल होने लगा, क्योंकि हम्म। इतनी शॉर्टेज थी एनीवेज। तो फिर लोग कहा कि भाई सबको और लोगों को काम करना चाहिए, तो सडनली औरतों का लेबर पार्टिसिपेशन भी बढ़ गया था। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा, लेकिन जितना भी पहले था उससे काफी बढ़ गया। हाँ। तो ये तो हाँ, ये और ये बहुत मतलब मैं तो काफी थीसिस ये भी पढ़े हैं कि ये जो है ये ही वो बड़ा इवेंट था जिसने यूरोप और बाकी दुनिया की डेस्टिनी काफी अलग कर दी। अगर आप देखो तो सारा कॉलोनाइजेशन, साइंटिफिक रेवोल्यूशन, रेनेसांस, जितना कुछ भी है वो आई मीन 1400s में शुरू होता है, और हम्म। उसके पीछे इतना बड़ा सोशल अपहीवल है ब्लैक डेथ का। हाँ। हाँ, ठीक ठीक। दूसरा वो हाँ, तुमने एक ये बताया, दूसरा कौन सा है? दूसरा तो सौरभ स्पेनिश फ्लू वाला ही है, और हम लोगों ने डिस्कस भी किया था। अब स्पेनिश फ्लू में ऐसे नहीं कह सकते कि डायरेक्ट कॉजालिटी हम लोग बता सकते हैं कि इसके कारणवश ही बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन जैसा कि अक्सर होता है सोशल साइंस में कि काफी चीजों का कारण बहुत कुछ होता है, और शायद स्पेनिश फ्लू भी एक कारण था इस चीज का कि आजादी का जो हमारा मूवमेंट था वो थोड़ा बदल गया। अब स्पेनिश फ्लू भी देखिए 1918 में हुआ, और काफी पूरे एक साल तक चलता रहा, और उसकी वजह से भी भारत की 6% आबादी एकदम खत्म हो गई। तो उसकी वजह से भी हम लोगों ने डिस्कस किया था ये एक एपिसोड में। पर एक तो ये हुआ कि जो अंग्रेज लोगों की गवर्नमेंट थी उसके खिलाफ पहली बार मास आक्रोश शुरू हो गया। लोगों को लगा कि ये सरकार हमारे लिए कुछ भी नहीं करती, और जब मुश्किल आएगी तो ये सरकार तो हमारे लिए कुछ भी नहीं करेगी। तो इसकी वजह से जो एक मूवमेंट था उसको और शक्ति मिली, और उसका नतीजा वैसे तब नहीं हुआ, लेकिन 30 साल बाद आजादी भी हुई। तो और ब्रिटिश एम्पायर थोड़ा वीक हुआ। तो ये सब चीजें
वर्ल्ड वॉर और स्पेनिश फ्लू ये सब मिला के अब हम लोग कह नहीं सकते किस मात्रा में किसका असर ज्यादा हुआ, लेकिन नतीजा तो देखने के लिए है ही सबके लिए कि इंपीरियलिज्म खत्म हो गया और यूरोप थोड़ा कमजोर हुआ उसकी वजह से। ठीक ठीक। तो आज के माहौल पे आते हैं। तो जो पुरानी वाली जो आपकी स्टडी थी उससे शुरू करते हैं। तो वहां पे मे बी तुम जो है वो एक दो तीन मेन सिनेरियोज फिर से मे बी रिकैप करते हैं, ताकि फिर हम देख सकते हैं कि अच्छा ये दो तीन जो थे मेजर थे और उसमें से अब हम यहाँ आ गए। तो क्या दो या तीन मेजर सिनेरियोज थे जो कि एक साल पहले लग रहा था कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, और अब ऐसा हो गया है? हाँ ठीक है। तो वैसे हमारे जो सिनेरियोस थे ये दो चीजों के इंटरसेक्शन पे थे, एक हम कह सकते हैं राजनीति और एक हम कह सकते हैं अर्थनीति, है ना। तो जो एक राजनीति का ट्रेंड था और एक अर्थनीति का ट्रेंड था, अगर वो मिल जाए तो उसके इंटरसेक्शन पे ये 20 सिनेरियोस बनाए थे हम लोगों ने, ठीक है। तो इनमें राजनीतिक तौर पे जो मुझे लग रहा था कि काफी संभावना जिनकी ज्यादा थी, वो एक था जैसे कि द न्यू अमेरिकन यूनिवर्स हम लोगों ने कहा था। तो उसमें क्या था कि राजनीतिक तौर पर यूएस वापस से एक सुपर पावर के रूप में उभरेगा, मतलब चाइना यूएस से compete नहीं कर पाएगा और यूएस का ही बोलबाला रहेगा, जैसे कि था 1990 से लेकर 2010 तक, कह सकते हैं 2008 तक। तो उस स्थिति में हम लोग वापस आ जाएंगे, तो यूएस वापस सोल पावर रहेगा राजनीतिक तौर पे। और अर्थनीति में आप मान लीजिए सौरभ, जैसे कि एक टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू कुछ होता जिसकी वजह से एआई या इन सब टेक्नोलॉजीज की वजह से एक ग्रेट डिसरप्शन होता, तो उसकी वजह से हम लोग एक सिनेरियो में आ जाते जिसका नाम न्यू अमेरिकन यूनिवर्स था। और उस यूनिवर्स में यही होता कि यूएस फिर से अपनी चीजें जो है वो पूरे विश्व से मनवा लेता, और क्योंकि सारी जो है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स है ये भी यूएस ही इसमें काफी आगे रहता, तो काफी चीजें लाइसेंसिंग होती, दूसरे देश ये कोशिश करते कि वो यूएस से हासिल कर पाए ये सब। तो ये एक स्थिति थी जिसमें वापस हम लोग कह सकते हैं कि यूएस एकदम सर्वोपरि होता और काफी चीजें डिक्टेट कर पाता पूरे विश्व में। तो ये एक सिनेरियो था, है ना। दूसरा एक सिनेरियो था जो हम लोग थोड़ा पॉजिटिव ले ले, तो एक लोग कहते हैं कि हाँ, हम लोग चले जाते हैं एक मल्टीपोलर वर्ल्ड में, मतलब कि राजनीतिक तौर पर ना सिर्फ यूएस और चाइना पावरफुल होते बल्कि दूसरे कई देश भी पावरफुल होते। तो उसकी वजह से एक तो राजनीतिक तौर पर काफी पूरे विश्व में एक कोई लीडर नहीं है, बल्कि रशिया है, इंडिया है, फिर ईरान है, सऊदी अरेबिया है, ये सब लोगों का अपने अपने लोकलाइज तौर पर थोड़ा बोलबाला रहता है राजनीति में। और अर्थनीति में आप मान लीजिए कि एक नया इकोनॉमिक बूम होता, शायद हम लोग नई ग्रोथ जो पाथ हम लोगों का थोड़ा नीचे जा रहा था उसको हम लोग वापस रिकवर कर पाते। तो ये एक अर्थनीति थोड़ी न्यू इकोनॉमिक बूम की तरफ होती और राजनीति मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ होती। तो उस सिनेरियो को हम लोगों ने कहा था द दिल्ली ड्रीम। ये भारत के कई लोग कहते हैं कि ये हमारे लिए सबसे बेहतर होता, क्योंकि हम ना तो अमेरिका के साथ जाना चाहते हैं, ना चाइना के साथ, ना रशिया के साथ, हम लोग खुद एक विश्व पावर की तरह उभरेंगे। और सबसे जरूरी कंडीशन है उसके लिए कि हम लोग की खुद की ग्रोथ 10-15 साल तक वापस रिकवर हो पाती और 8-10% होती, तो हम लोग खुद हो पाते। तो इस विश्व में आप देखेंगे कि यूएन और एक ही विश्व संगठन जो ट्रेड नेगोशिएट करे, एक ही विश्व संगठन जो राजनीति नेगोशिएट करे, वो सब टूट जाता और अलग अलग देशों के लोकलाइज स्फीयर में अपने अपने संस्थान होते हैं। तो ये एक दिल्ली ड्रीम था। तो ये दोनों तो थोड़े पॉजिटिव थे, लेकिन ये तो हो रहा नहीं है जैसा कि आप देख रहे हैं। तो हम लोग जिस स्थिति में जा रहे हैं उसको हम लोग कहते हैं रेस टू द बॉटम, पाताल की होड़। हाँ पाताल लोक ये पाताल की होड़ है। हाँ, पाताल की होड़। तो इसमें क्या हो रहा है, हाँ, तो हम लोग देखते हैं राजनीति में क्या हो रहा है।
तो राजनीतिक तौर पर इस पैंडेमिक की वजह से ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत अलग हो रहा है, पर जो पहले से हो रहा था उसको इस पैंडेमिक ने थोड़ा एक्सेलरेट कर लिया है। हाँ, तो जैसे कि आप देखेंगे कि यूएस काफी आगे था चाइना से, लेकिन यूएस और चाइना के बीच में एक ये प्रतिस्पर्धा चल रही थी कुछ टाइम से। तो आप अब देखेंगे कि यूएस का भी पावर कम हो गया है और चाइना की भी शक्ति थोड़ी कम होगी इस वजह से। चाइना की शक्ति कम इसलिए होगी क्योंकि उनकी जो एक्सेस कैपेसिटी थी उसको डिप्लॉय करना था कई दूसरे राष्ट्रों में, और अब दूसरे राष्ट्रों की हालत बुरी हो गई है। तो ये इन्वेस्टमेंट करना और इन्वेस्टमेंट से वापस प्रॉफिट कमाना थोड़ा और मुश्किल हो गया है। और एक्सपोर्ट करते थे चाइना के लोग, काफी उनकी एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी थी, अब वो भी लोग चाइना को एक अलग दृष्टिकोण से देखने लगे हैं, तो उसकी वजह से उनकी शक्ति कम हो गई है। और यूएस को आप देखेंगे तो यूएस की खुद की जैसे वो मैनेज कर पा रहे हैं इस स्थिति में, या फिर क्या रोल कर रहे हैं वो ग्लोबली इस पैंडेमिक से, वो थोड़ा लोगों ने काफी सवाल उठाए उसके ऊपर। तो हम लोग इस राजनीतिक स्थिति में आ रहे हैं कि ना तो यूएस और ना तो चाइना पूरे विश्व को अपने कंट्रोल में ला सकता है। तो ये राजनीतिक ट्रेंड एक है। तो उस वजह से आप देखेंगे इसका डायरेक्ट नतीजा ये है कि एक मौका है दूसरे देशों के लिए भी। तो हम लोग थोड़ा थोड़ा ये मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ जा सकते हैं, जिसमें दूसरे देशों को, एक तो यूएस और चाइना के बीच प्रतिस्पर्धा और बढ़ेगी और कन्फ्रंटेशन बढ़ेगा, जो कि पहले से बढ़ रहा था और पैंडेमिक की वजह से और भी एक्सेलरेट हो गया है। तो एक वो हालात होंगे, और दूसरा इस वजह से मौका है थोड़े मिडिल पावर्स जो इंडिया, ईरान, रशिया वगैरह हैं, कि हम लोग थोड़ा और बार्गेनिंग गेम खेल सकते हैं, क्योंकि ना तो यूएस इतना शक्तिशाली है ना चाइना इतना शक्तिशाली होगा इस विश्व में। तो जो दूसरे देश हैं जो मिडिल पावर्स हैं वो थोड़ा बार्गेनिंग कर सकते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए चाइना को इन्वेस्ट करना है दूसरे देशों में, और अब तो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज वो लोग नहीं करना चाहेंगे, जैसे पाकिस्तान में या फिर सेंट्रल एशिया में, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स लेना और भी रिस्की हो गया। तो वो लोग चाहते हैं बड़े मार्केट में इन्वेस्ट करे जहाँ पे थोड़ा बहुत तो फायदा हो। तो इंडिया और बार्गेन कर सकता है चाइना के रिस्पेक्ट में इस स्थिति में। और तीसरा हम लोग देखिए जो स्मॉल पावर्स है, सबसे छोटे पावर्स, उनकी हालत तो थोड़ी और बुरी हो गई है। वो लोग यूएस और चाइना, जो भी देश उन्हें बेटर डील दे सके, बेटर इन्वेस्टमेंट दे सके, उनके साथ जाना पसंद करेंगे। उनके विकल्प थोड़े और कम हो गए हैं इस वजह से। तो बेसिकली सब लोग बेसिकली नीचे गिर रहे हैं। तो पहला जो हमारे ऑप्टिमिस्टिक थे उसमें तो ये था कि भाई सब ऊपर जाएंगे, लेकिन कौन ज्यादा ऊपर जा सकता है। लेकिन अब है कि सब गिर रहे हैं, लेकिन ये है कि अब सब अलग मात्रा में गिरेंगे। तो फाइनली बैलेंस ऑफ पावर है वो इंपॉर्टेंट है। आपका एब्सोल्यूट पावर से ज्यादा रिलेटिव पावर है जो कि ज्यादा काउंट करता है कि विश्व व्यवस्था कैसी होने वाली है। तो अब जो तुम्हारा एनालिसिस है वो ये बोल रहा है कि ऊपर जाना तो एनीवे सबका खत्म हो गया है, क्योंकि अब तो पूरी ग्लोबल सबकी इकोनॉमी श्रिंक ही करेगी और सबकी अपॉर्चुनिटीज भी कम हो रही हैं। लेकिन गिरने में पहली चीज जो तुम मेरे ख्याल से देख रहे हो कि गिरावट में अभी जो स्ट्रेंथ है इकोनॉमीज और सिस्टम्स का, वो ये दिखा रहा है कि यूएस शायद बाकी लोगों से तो कम गिरेगा। और चाइना का मुझे पता नहीं, पर मेरे ख्याल से यूएस जितना रेजिलियंस तो नहीं होगा। और बाकी सब देश भी अपने अपनी इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ के हिसाब से गिरेंगे। पर अब ये बेसिकली नीचे गिरने वाली स्थिति है, लेकिन देखना है कि कौन किस लेवल पर आकर के जमेगा, जिसके हिसाब से नया व्यवस्था में नया बैलेंस ऑफ पावर इमर्ज होना चाहिए। हाँ, नहीं, बहुत सही बात कही सौरभ। ये जो रिलेटिव पावर वाली बात कर रहे हैं, हम लोग रियलिस्ट स्कूल से हैं। मतलब हम लोग कहते हैं कि शक्ति ही डिटरमिन करता है कि अंतरराष्ट्रीय रिलेशंस कैसे होंगे। ये बहुत अलग है। अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय में फर्क है। हम लोग अंतरराष्ट्रीय स्तर की बात करें तो उसमें तो पावर है जो काउंट करता है, और ये मतलब अर्थशास्त्र में भी कहा है ना, मत्स्य न्याय है। मतलब बड़ी मछली दूसरी छोटी मछली को खा जाती है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि अभी ऐसा हो गया कि कोई भी एक इतनी बड़ी मछली नहीं रह पाएगी जो बाकी सब मछलियों को डोमिनेट कर पाए। हाँ, तो सब मछलियां छोटी ही हो गई है इसकी वजह से। सबका बेसिकली भूखमरी में सबका साइज श्रिंक कर रहा है। लेकिन फिर भी जो है जिनके पास फैट ज्यादा था वो लोग थोड़े ज्यादा रेजिलिएंट होंगे ना।
हाँ हाँ बिल्कुल हाँ। तो हाँ। जिनके जो ऑलरेडी बेचारे हड्डियां दिख रही थी, जैसे हम्म, हिंदुस्तान की पिछले 6 साल से हड्डियां बाहर ही आ रही थी, तो हाँ। हम लोगों की हालत थोड़ी सी भूखमरी में, जिसको कहते हैं ना, जैसे गरीबी में आटा गीला, तो वो वाली थोड़ी हालत होने वाली है। बिल्कुल। और हम लोग भारत की ओर आएंगे, पर हम लोगों ने भी यही कहा है कि अगर हम लोग इस मौके का उपयोग करके रिफॉर्म्स नहीं करेंगे तो हमारा रिलेटिव पावर और घट जाएगा यूएस और चाइना के कंपैरिजन में। हम्म। ठीक है। तो सौरभ, एक और पॉइंट बोलना चाहता था उसमें, हम्म क्योंकि यूएस और चाइना जैसे जो विश्व पावर्स हैं, वो लोगों का रिलेटिव पावर कम हो रहा है, जो कुछ पॉलिटिकल प्रोजेक्ट्स थे हमारे पिछले 50 साल के, वो थोड़े कमजोर हो जाएंगे। जैसे कि एक यूनाइटेड नेशंस है। हम्म अब यूनाइटेड नेशंस बनाया था विश्व युद्ध 2 के जो जीते हुए लोग थे उन्होंने बनाया था, हम्म और उसकी भी अब देख रहे हैं आप कि यूएन के पास पैसे नहीं है। यूएन का रोल, जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो एसोसिएटेड है, उन्होंने जो काम किया है उसको भी काफी सवाल उठाए गए हैं लोगों ने। तो यूएन वगैरह ये सब जो प्रोजेक्ट्स थे वो थोड़े कमजोर हो जाएंगे। यूरोपियन यूनियन जैसे भी एक प्रोजेक्ट था, क्योंकि अब सब लोग नेशनलिज्म की ओर देख रहे हैं। लोग देख रहे हैं कि हमारी स्थिति बुरी है तो बाहर से हम क्यों लोग लेकर आए अंदर, हम्म वो लोग क्या कर रहे हैं हमारे देश में, इस तरह की जो भावना है वो थोड़ी बढ़ जाएगी। तो इस वजह से यूरोपियन यूनियन वगैरह जैसे प्रोजेक्ट से थोड़े कमजोर हो जाएंगे, ऐसे लगता है। ओवरऑल बेसिकली जितने भी अलायंसेस हैं वो वीक हो जाएंगे, लेकिन इस मामले में मैं बोलूंगा हिंदुस्तान ऑलरेडी एक पॉलिटिकल एंटिटी है, ना कि फेडरेशन। ये काफी मेरे के लिए, हमारे लिए बड़ी किस्मत की बात है। अभी सोचो, ये इतना हम्म। बड़ा माइग्रेंट क्राइसिस हो रहा है, ये हम्म। अगर इंटरनेशनल बाउंड्रीज में हो रहा तो क्या मतलब रिफ्यूजी क्राइसिस हो गया होता हम्म। हिंदुस्तान के अंदर, है ना? बिल्कुल। और मतलब जबरदस्त बड़ा रिफ्यूजी, दुनिया का सबसे बड़ा शायद रिफ्यूजी क्राइसिस बन जाता। तो ये हाँ। चीज है कि जो फेडरलिज्म है वो मेरे ख्याल से, मतलब यूरोप ने तब किया जब वो लोग काफी अमीर हैं, तो वहां पे इस टाइप की नहीं हुई, जबकि यूरोप में भी काफी माइग्रेशन है लेकिन उनका इकोनॉमिक लेवल काफी अलग है। तो ये इस मामले में हम्म। बोलूंगा हिंदुस्तान काफी लकी है कि हम लोगों ने एक पॉलिटिकल एंटिटी बड़ी सी अचीव करके रखी हुई है। और देश में इनफैक्ट ये चीज मेरे को अच्छी लगी कि मतलब माइग्रेंट क्राइसिस तो एकदम काफी दुखनीय है, लेकिन उसकी वजह से तू मैं लेकिन कम हो रही है। दिख रहा है कि ठीक है, या तो ध्यान नहीं दे रहे हैं, या हम्म। फिर सुनने में आया, लोगों से ये नहीं सुनने में आया ये बाहर के लोग क्यों है, ये है। जितना भी एटलीस्ट लोगों ने अपनी तरफ से थोड़ी बहुत कोशिश करी है, जो एंटी माइग्रेंट सेंटिमेंट था पहले, वो कम हम्म। हुआ है, ना कि बढ़ा है। हाँ, अभी के लिए तो मैं सहमत हूँ आपसे। हाँ, है ना? तो कम अभी के हुआ। लिए एंटी माइग्रेंट सेंटिमेंट कम हुआ है। और ओवरऑल हिंदुस्तान में मेरे को लगता है कि ये एक एक छोटा सा हमारे लिए पॉजिटिव चीज थी कि हमारे पास में ये पॉलिटिकल, और तो वो पूरी दुनिया में ही दिख रहा है। जितने भी अलायंसेस हैं बेसिकली, जब अभी एकदम जैसे अब बोला सब नीचे गिर रहे हैं, तो पहले लोग देख रहे हैं कि भैया पहले अपना पैराशूट देख लें, दूसरे हाँ को हाँ बचाने की जगह। हाँ हाँ। तो ऐसे एक और प्रोजेक्ट है आसियान, सौरभ, जो हम्म साउथ ईस्ट एशिया में है। और आसियान भी देखेंगे आप, पहले से ही वो एक वापस एक बहुत ही कमजोर सा गुट था एक। हम्म सब लोग सोच रहे थे कि हम लोग कंबाइन करेंगे तो हम लोग चाइना को रेजिस्ट कर पाएंगे, लेकिन आप देखेंगे कि आसियान भी कमजोर हो जाएगा। और कुछ देश आसियान के चाइना के साथ चले जाएंगे, या कुछ लोग यूएस के साथ, और इंडोनेशिया जैसे बड़े देश शायद दोनों से दूर रहना चाहेंगे। लेकिन ये हो जाएगा। और यूरोपियन यूनियन, आसियान जैसे जो वीकली अलाइंड पॉलिटिकल प्रोजेक्ट्स है थे, वो हम्म थोड़े कमजोर हो जाएंगे इस वजह से। ये इंटरेस्टिंग ट्रेंड इमर्ज हो रहा है। ठीक है, ये इसका हिंदुस्तान क्या करेगा, ये इस पे तो हम आएंगे बाद में। तो इकोनॉमिक ट्रेंड्स क्या, और पूरी दुनिया के अभी थोड़े इकोनॉमिक ट्रेंड्स पे आते हैं। तो अभी क्या दिख रहा है ये शॉर्ट टर्म में? तो मेरे को हंसी आती है जब कुछ लोग खासकर हिंदुस्तान के लिए बोलते हैं, नहीं नहीं हमारा ग्रोथ शायद 1% ही। मैंने कहा 1%? भाई मतलब इकोनॉमी जो है काम करनी बंद कर दी है। ये -5 होने वाला है कि -10 होने वाला है, इसके बीच में कुछ बात करो। ये 1-2 वाली क्या ख्याली पुलाव पका रहे हो इधर उधर? तो, हाँ हाँ तो पूरी जगह बिल्कुल। इकोनॉमी तो जबरदस्त श्रिंक हो रही है। हम्म। जापान में ऑलरेडी आई थिंक लास्ट मंथ का -5% था। हमारे यहाँ मंथली नंबर्स तो नहीं रिलीज करते हैं, लेकिन अभी हम्म। क्वार्टर का नंबर आएगा तो पता चल जाएगा।
कि क्या हो रहा है, क्योंकि और बड़ी बड़ी चीजों में दिख ही रहा है, तेल की खपत कम हो गई है, कोई जा नहीं रहा तो तेल कहाँ से बिकेगा। इलेक्ट्रिसिटी का नंबर्स तो अवेलेबल है कि इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कितना कम हो गया, तो काफी सारे नंबर्स ऑलरेडी अवेलेबल ही हैं कि कैसे हो रहा है। तो लेकिन ठीक है, मेरी नजर तो हिंदुस्तान पे ज्यादा रहती है, पर पूरी दुनिया में तुम लोगों ने क्या ट्रेंड देख रहे हो? तो सौरभ, यहाँ मुझे लगता है अर्थनीति में काफी बदलाव आएंगे कोविड-19 की वजह से। तो राजनीतिक ट्रेंड में मैंने बोला था कि जो पहले से चल रहा था यूएस चाइना की प्रतिस्पर्धा, वो और एक्सेलरेट हो गई है ना। पर अर्थनीति में मुझे लगता है कि उस टाइप का चेंज हुआ है। जब हम लोग पर्सनल चीजें डिस्कस कर रहे थे, हम लोग ये कह रहे थे ना कि जो पहले नहीं हो सकता था वह अब संभव हो गया है। लोगों को एक मेंटल बैरियर था कि नहीं हो सकता, तो वैसे अर्थनीति में हो रहा है। तो इनमें कुछ ट्रेंड्स देखते हैं। हाँ, तो एक तो सबसे पहली बात है रिसेशन है शॉर्ट टर्म में। वो रिसेशन वापस एकदम लोग कुछ वी शेप रिकवरी की बात कर रहे हैं, पर ऐसा तो नहीं होगा कि हम लोग वापस हाई ग्रोथ पाथ पर एकदम जल्दी से चले जाएंगे। तो ये ग्लोबल रिसेशन रहेगा और थोड़े टाइम तक हम लोग इसे सेक्युलर स्टैग्नेशन जो कहते हैं वो मीडियम टर्म तक चलता रहेगा। तो इसका नतीजा ये है कि ग्रोथ पूरे विश्व में थोड़ा डाउन ही रहेगा। वापस हम लोग जल्दी से 9% 10% ग्रोथ पे नहीं जा सकते। जैसा जिसको लोग बोलते हैं एल शेप टाइप होने की संभावना है। हाँ, एल शेप, यू शेप, वी शेप। हाँ, तो यू भी हो सकता है कि मतलब नीचे गए और काफी समय तक नीचे रहेंगे और उसके बाद में वीक रिकवरी टाइप हो सकती है। फिर उससे बड़ी चीज मुझे लगती है सबसे, जो हम लोग का एक लिबरल इकोनॉमिक ऑर्डर था, मतलब हम लोगों का फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स, सर्विसेज, लेबर, कैपिटल जो विश्व में था, वो अब थोड़ा रुक जाएगा सौरभ, कुछ टाइम के लिए। तो जैसे कि इंटरनेशनल लेबर मोबिलिटी जो थी, वो हम लोगों ने डिस्कस भी किया पहले, तो वो थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि लोग बोलेंगे अरे हम लोग की अपनी स्थिति पहले देखिए, हम लोग क्यों चाहते हैं कि दूसरे देशों से लोग आके यहाँ पे काम करें। तो वो लेबर मोबिलिटी कम होने की वजह से इकोनॉमी पे बहुत असर पड़ेगा। और दूसरा, कैपिटल फ्लोस कम हो जाएंगे, क्योंकि अगेन सब लोग अपनी अर्थव्यवस्था को वापस खड़ा करने में जुट जाएंगे। तो लोगों के पास इतना एक्स्ट्रा कैपिटल नहीं होगा कि वह किसी भी देश में किसी भी प्रोजेक्ट पर बहुत सारे पैसे खर्च करे। तो कैपिटल फ्लोस रेस्ट्रिक्ट हो जाएंगे थोड़े, जो देश हैं जो हाई रिटर्न्स दे सकते हैं उनकी तरफ, ना कि ऐसा कि जैसे चाइना कर रहा था, उल जलूल सब देशों पर जितना भी पैसा खर्च करना है करें, जहां तक उनको फायदा हो वगैरह। पर इसमें मैं बोलूंगा, लेकिन ये सिर्फ चाइना ही एक बड़ा, मतलब चाइना बहुत बड़ा है तो उसको इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि चाइना ने बहुत, क्योंकि एक इस तरीके का स्टेट डायरेक्टेड कैपिटल आउटफ्लो एक सिर्फ चाइना एक अपवाद है पूरी दुनिया में। अदरवाइज तो जो कैपिटल डिप्लॉयमेंट है वो प्राइवेट है। और वो तो मुझे लगता है कि जैसे पहले फ्री थी वो अभी भी रहने ही वाली है ना। इनफैक्ट जितनी भी कंट्रीज हैं जैसे हिंदुस्तान जैसी भी, वो ट्राई करेंगी अभी कि जो भी और बैरियर थे उनको हम और कम कर दें, क्योंकि अभी सबको पैसों की बहुत जरूरत है। तो ये मुझे तुम्हारी बात ठीक लग रही है कि अमीर देश चाहेंगे कि शायद वो गुड्स के बैरियर तो बढ़ाने आसान भी होते हैं, और गुड्स के बैरियर बनाएंगे शायद वो, या फिर पीपल फ्लो के बैरियर बना सकते हैं कि लोगों का आना कम कर दें। लेकिन वो लोग कैपिटल आउटफ्लो बैरियर तो लगा नहीं सकते, उनके लिए पॉलिटिकली इम्पॉसिबल है। और दूसरी कंट्रीज तुम देखोगे कि वो कैपिटल इनफ्लो बैरियर कम करेगी। तो हाँ, उसका लेकिन ये है कि क्योंकि ओवरऑल हर जगह रिसेशन है, तो वो कैपिटल अपने आप ही शायद डिसाइड करे कि मैं नहीं जाऊंगा। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ कि खुद प्राइवेट एजेंसीज ही बहुत रैशनलाइज करेंगे कि हम लोगों को कहाँ इन्वेस्ट करना है, सोचेंगे 10 बार। यूरोपियन लोग सोचेंगे भैया मुझे यहाँ पे -0.25 चलेगा, लेकिन मुझे इंडिया का +6% का चांस लेना ही नहीं है। हाँ, है ना। वो ऐसा रैशनलाइजेशन तो मैं देख रहा हूँ कि होगा। अभी इंग्लैंड में तो सरकार ने नेगेटिव इंटरेस्ट रेट पे पैसे उठाए ना अभी। लोग बेसिकली वहां पे बोलने को रेडी है कि भैया हमको बाहर जाने का रिस्क नहीं लेना है, सरकार को हम 100 रुपए दें, कल को वो हमको 99 वापस करे तो चलेगा। हाँ हाँ वही। तो हाँ, तो ये तो ठीक बात है तुम्हारी। ओके, और क्या दिख रहा है तुमको? सर, सबसे मुझे लगता है एक, और ये आपकी भी राय लेना चाहूंगा इसमें, एक तो है कि ये सप्लाई चेन्स जो है वह थोड़ा,
उसमें बहुत बदलाव आने वाला है, क्योंकि जो सप्लाई चेन्स थे पहले, अभी तक हम लोगों ने देखा एक कंपैरेटिव एडवांटेज मतलब की ओर हम लोग बढ़ रहे थे, है ना? क्योंकि तो अगर मैं सेम फोन 10 रुपए में बना सकता हूँ जबकि दूसरा देश 12 रुपए में बना सकता है, तो सब लोग इसी एक देश से जो 10 रुपए में बना सकता था वहीं पर मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दिया था फोन का, सब पूरे कंपनीज ने विश्व की, है ना? ऐसा हो गया था। तो ये कंपैरेटिव एडवांटेज का जो बोलबाला था वो शायद थोड़ा कम हो जाएगा इस हालात में, क्योंकि स्पेशली चाइना को लोग अब अलग दृष्टिकोण से देख रहे हैं, और जबकि हम लोगों को पता है कि शायद ये आउटब्रेक फिर से आ सकता है, तो इसकी वजह से कई कंपनियां चाहेंगी कि एक थोड़ा रिडंडेंसी हो। इसका मतलब ये कि हम लोग एक कंपनी सिर्फ एक ही ज्योग्राफिक एरिया से प्रोड्यूस नहीं करना चाहेगी, वो चाहेगी कि चाइना में भी हो लेकिन दूसरे कई देशों में भी उनका मैन्युफैक्चरिंग सेटअप हो। तो ये एक बड़ा चेंज मुझे लग रहा है। और नेशनल तौर पर अगर आप देखें तो कई राष्ट्र ये अपनी जो पिछले जमाने में हम लोग ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजिम यूज करते थे ना, टैरिफ रेजिम और ट्रेड रेस्ट्रिक्ट करना, ये सब वापस आ जाएगा। अब भारत में ही देखें, हम बात कर रहे हैं आत्मनिर्भर भारत की। क्या मतलब है इस आत्मनिर्भरता का? आत्मनिर्भरता नागरिकों की अलग होती है और आत्मनिर्भरता देश के स्तर पर अलग होती है। अगर हम लोग देश के स्तर पर आत्मनिर्भरता अचीव करने के लिए टैरिफ रेजिम करें, इंपोर्ट मुश्किल कर दे, या फिर कहे कि अरे तुम अगर हमारे यहाँ पे देश में मैन्युफैक्चर करना चाहते हो तो कुछ ऑफसेट करो वो इन्वेस्टमेंट हमारे देश के अंदर ही, मेक इन इंडिया करो, ये सब चीजें शायद और ज्यादा हो जाएगी। तो जिसे हम लोग ये इकोनॉमिक नेशनलिज्म जो कहते हैं वह शायद बढ़ जाएगा। आपको क्या लगता है इसमें? हाँ, ये तो मतलब मुझे लगता है कि हिंदुस्तान कोई नई बात नहीं कर रहा है, पूरे दुनिया में हर देश कर रहा है, तो हम लोग भी उसी में छलांग लगा रहे हैं शायद। ये मुझे मालूम नहीं हमारे पास कोई चारा भी है कि नहीं। अगर सब लोग कर रहे हैं तो आपको भी करने की मजबूरी है क्या? ये मेरे को ये एनालिसिस समझ में आया नहीं। तो तुमको क्या लगता है, अगर सारे देश कर रहे हो तो आपको जबरदस्ती उस गुट में शामिल होना पड़ता है, या आप एक्चुअली काउंटर साइक्लिकल स्ट्रेटेजी लगा करके उनको आउट कम्पीट कर सकते हो? नहीं, मतलब हर देश की जो डेवलपमेंट स्तर है, डेवलपमेंट पाथ है, वो अलग अलग है। तो हम लोगों को दूसरे देश जो कर रहे हैं वो करना तो बिल्कुल ठीक नहीं है। भारत तो वैसे ही अपवाद है काफी चीजों में, और इस चीज में भी। तो मुझे लगता है जैसे हमें तो इस स्थिति में हमारे इंपोर्ट रेजिम काफी कम कर देनी चाहिए, जिससे कि जो अब देखिए जो कंपनीज मैंने बोला जो सप्लाई चेन डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, वह अगर हम लोग को उनको अट्रैक्ट करना है भारत में, तो हम लोग इंपोर्ट रेजिम अगर कम कर देंगे, टैरिफ्स घटा देंगे, तो वो दूसरे देशों से अपने बाकी पार्ट्स इंपोर्ट कर सकते हैं लेकिन एक बड़ा पार्ट भारत में मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो ये तो उनके लिए पॉजिटिव होगा ना। तो बिल्कुल, लेकिन हम ऐसा नहीं सोचते हैं ना। और ये तुमने काफी अच्छा पॉइंट लिया, लेकिन सरकार जो है उन्होंने, क्योंकि वहां पे शायद जो नीति में लोग बैठते हैं उन्होंने बिजनेस वैसे बनाए नहीं होते हैं ना, तो उनको वो हमेशा एंड प्रोडक्ट को देख करके सोचते हैं कि हम हर चीज उनको एंड प्रोडक्ट लगती है। लेकिन ज्यादातर चीजें जो है वो किसी प्रोडक्ट का एक पार्ट होती है। तो वो चीज उनको समझ में नहीं आती। आप अगर हर चीज को एंड प्रोडक्ट लेकर के आप देखते रहो कि नहीं मुझे हिंदुस्तान में बनाना है, मैं बाहर से नहीं लाऊंगा, पर बाहर से जो चीज, सब कुछ तो आप नहीं बना सकते। और कोई देश नहीं कर सकता। तो आप अगर जितना भी आप बैरियर बनाते हो, बढ़ाते हो किसी भी चीज के लिए, आप देखोगे उससे फिर उसके जो डाउनस्ट्रीम जो बाकी चीजें बन रही होती हैं उस पर इम्पैक्ट पड़ता ही पड़ता है। तो ये तो आई मीन ये तो बिल्कुल है ही। लेकिन ये हमेशा सच नहीं है, मुझे लगता है इसको काफी बारीकी से सोचना चाहिए। मतलब हिंदुस्तान में ऑटोमोटिव सेक्टर है एक सक्सेसफुल एग्जांपल अच्छी टैरिफ पॉलिसी का, लेकिन बाकी जगहों पे हम अनसक्सेसफुल रहे हैं। तो शायद हमारे पास कैपेसिटी भी इतनी नहीं है, एक जगह पे शायद हम लकी हो गए हैं फॉर वेरियस रीजंस, लेकिन बाकी जगहों पे हमको ये काफी मेरे को लगता है गूढ़ विषय, और ये काफी इंटरकनेक्टेड है। बड़ा मुश्किल होता है डिसाइड करना कि जैसे लॉकडाउन में हुआ ना, आप पहले बोलते हो सब सारी एसेंशियल चीजें सिर्फ अलाउड है, अब एसेंशियल क्या है ये हर 2 दिन में बदलता रहेगा। तो उसी तरह इंपोर्ट वाला चक्कर भी वैसे ही। अगर आप बेसिकली ऐसे डिसाइड करते रहो, नहीं इसका 10%, इसका 15%, नहीं इसको 15 नहीं इसको मैं 12 करूंगा, नहीं इसको 15 नहीं इसको 17 करूंगा, तो ये जाल एक बार शुरू हो गया ना तो बड़ी गड़बड़ है। तो ये हमने एक बहुत बड़ा जो डिसीजन 97 में लिया था, जहां पे सारी इंपोर्ट्स घटा दी गई थी, और अभी ज्यादातर चीजें सब 10% के करीब पर हैं।
वैसे वैसा अगर बढ़ा, मेरे को लगता है सब कुछ 5% 7% पे कर दिया जाए तो कोई खराबी नहीं है, पर मुझे लगता हाँ नहीं ऐसा होगा। हाँ, वो तो अलग बात है, होगा या नहीं, पर ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये हमारे पास विंडो बहुत छोटी है। हम्म। अभी कंपनियां सोच रही हैं, देश सोच रहे हैं कि थोड़ा सप्लाई चेन डाइवर्सिफाई करें। 4-5 साल बाद वो नहीं सोचने वाले। राइट। तो लोग वियतनाम जा रहे हैं, जापान ने, आपने देखा होगा, बहुत बड़ा पैकेज दिया है कंपनीज को कि क्या है कि अगर आप अपनी जापानीज कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग बेस चाइना से वापस जापान में आ जाओगे तो हम तुमको पैसे देंगे, हम्म। हम स्पॉन्सर करें। तो ये सब अभी हो रहा है, और अगर हम लोग अभी अट्रैक्ट नहीं कर पाए तो फिर उसके बाद 5 साल बाद हम लोग ये करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। और ऑलरेडी चाइना जैसे, कई सारे चाइना के जैसे मैन्युफैक्चरिंग हब्स बन चुके होंगे तब। पर एक चीज है कि ये वाला जो ट्रेंड है ना, ये मुझे इसका मैं एक थोड़ा काउंटर दूंगा हम्म प्रणय, हम्म कि ये शायद हम ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं हम्म कि ये जो डाइवर्सिफिकेशन फ्रॉम चाइना होने वाला है, हम्म जी हम्म, चाइना में होने की कुछ वजह है ना। हाँ। हम्म वो दुनिया में सबसे सस्ता करता है, ये सच्चाई है। हम्म हम्म। तो अभी तुमको क्या लगता है, फाइनली इकोनॉमिक रियलिटी तो नहीं चेंज होगी? अगर सेम क्वालिटी के दो प्रोडक्ट हैं और एक सस्ता है, तो तुम कौन सा लोगे? सस्ता वाला ही लोगे ना। हाँ हाँ ये एक इकोनॉमिक रियलिटी एट अ इंडिविजुअल बायर लेवल तो चेंज नहीं होने वाली, हाँ। कि भाई अच्छा प्रोडक्ट कम पैसे में मिलेगा तो वही बिकने वाला है। तो यही ये मुझे ये यही बात है सौरभ, ये जो कंपैरेटिव एडवांटेज का पॉइंट आपने बताया, बिल्कुल। तो वो कंपैरेटिव एडवांटेज अभी राजनीति की वजह से बदल रहा है। हाँ, लेकिन 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 मैं ये बोलता हूँ कि देशों के पास में कितना पावर है इकोनॉमिक, सी देशों के पास में काफी पावर होता है, ऐसा नहीं कि हम्म नहीं होता है, हम्म लेकिन वो पावर वो कितना लगा सकते हैं कि पूरी अर्थव्यवस्था चेंज कर दे। कुछ चीजें जो होती हैं वो किसी देश के हाथ में भी नहीं होती हैं। ठीक है, बिल्कुल। वो हम्म जापान कितना भी पैसा लगा ले, जापान कितने सालों से बहुत पैसा लगा रहा है, उनसे कुछ हिला नहीं है। तो हम्म जापान कितना भी पैसा लगा ले, मान लो कुछ इंडस्ट्री आ भी गई, आपने उनको शॉर्ट टर्म में इंसेंटिवाइज कर दिया कि तू तो शिफ्ट हो जा, हम्म अब फाइनली वो जो प्रोडक्ट बनाएगा वो महंगा निकलेगा जापान में से, हम्म फाइनली वो बिकेगा नहीं, तो फिर वो कंपनी क्या करेगी, चल यार फैक्ट्री जो है चाइना वाली फिर से चालू करूं मैं। या हाँ। फिर चाइनीज जो प्रोडक्ट्स हैं, अब तो चाइना वाले लोग सिर्फ कंपोनेंट नहीं बेचते, वो लोग compete भी कर रहे हैं एंड प्रोडक्ट। हम्म हाँ, तो वो जो एंड प्रोडक्ट है चाइना वाले, वो फिर क्या विन करने लगेंगे। और ये चीज जो है ये कॉम्प्लिकेट से कॉम्प्लिकेट होती जाती है। फिर जापान बोलेगा नहीं नहीं, ये तो एंड प्रोडक्ट जो है वो चाइना वाला compete कर रहा है, तो अब मैं उस पर टैरिफ लगा दूंगा, हम्म ठीक है, उसको रोकने के लिए। हम्म ठीक है, अब वो करके आप क्या कर रहे हो, बेसिकली आप अपनी कंट्री के ऊपर टैक्स लगा रहे हो ना। आप हम्म अपने नागरिकों से बोल रहे हो तुम महंगा खरीदो। हम्म हाँ, तो सो हाँ हाँ तो तुम महंगा खरीदो, जबकि बाकी देश वो चीज सस्ती खरीद सकते हैं, लेकिन तुम महंगा खरीदो क्योंकि तुम जापानी हो। हाँ। तो ये तो क्या फायदा हो रहा है? सौरभ, वही देखिए, इंटरनेशनल रिलेशंस तो नैरेटिव्स पे चलता है ना, हम्म। मतलब कि जो कहानी है, जो लोग मानते हैं, उसकी बेसिस पर काफी चेंजेस हो सकते हैं। तो हाँ। इस मामले में भी ऐसे ही हो रहा है कि यूएस ने, देखिए, काफी सेकेंडरी सैंक्शंस लगा दिए हैं चाइना से बनाए हुए मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स पर। अभी कोविड-19 के चलते ही आपने देखा होगा सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में काफी बदलाव आया है। टीएसएमसी ने, जो काफी विश्व की 50% सेमीकंडक्टर चिप्स बनाती है हाई एंड, उन लोगों ने बोल दिया कि वो हुआवे से ऑर्डर नहीं लेंगे, क्योंकि सही। यूएस ने बोला है कि तुम अगर कुछ भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हो अमेरिकन कंपनी का, तो तुम चाइना से नहीं खरीद सकते। ठीक है। तुम पर टैक्स लगेगा। और इसी वजह से टीएसएमसी अब एक सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट बना रही है यूएस में, हम्म। जो कि टीएसएमसी कई सालों से ये नहीं चाहती थी, है ना। हम्म। तो ये बदलाव क्यों हो रहा है हम्म। अब? इस टाइप, तो जो चाइना को टैक्स करना है या चाइना को पे टैरिफ लगाना है, ये चीज जो था, ये अब और पॉपुलर होते जा रहा है। लेकिन लेकिन अब हिंदुस्तान जैसी कंट्री भी मान लो ये करे, हम्म तो मुझे लगता है ये जैसा तुमने बोला कि ये हर कंट्री कर सकती है क्या, और हर कंट्री को करना शायद यूएस जो है इन अ वे, ये वाला टैक्स लगा के यूएस एक तरह से अपने नागरिकों को बोल रहा है ना कि तुम, ये टैक्स सिर्फ यूएस चाइना पे नहीं है, यूएस के नागरिकों पे भी है ना।
हाँ। और यूएस के नागरिकों पे अभी पिछले 1 साल से चल रहा है, फिर भी यूएस इसको और बढ़ा ही रहा है। हाँ, वो कह रहा है कि ठीक है हम्म तुम महंगा खरीदो क्योंकि ये हम्म लोकल बन रहा है। अब वो लोकल हम्म बनने के क्या कुछ सेकेंडरी एडवांटेज हैं जो कि ये टैक्स को ओवर शेडो करते हैं, ये देखने वाली बात है। मतलब इसका सीधा आंसर तो नहीं होता हमेशा। हम्म। और हो नहीं, सकता है। मुझे लगता है कि हम्म, नुकसान तो है ही उनके लिए, हम्म, लेकिन फिर भी ये जो चाइना हमारे लिए नुकसानदेह है, हम्म, ये जो नैरेटिव है, ये हम्म। बहुत पावरफुल हो गया। या फिर ये इस तरह से है कि भाई मैं अपनी एक उंगली काटूंगा ताकि तुम्हारी दो कट जाए। हाँ, बिल्कुल। तो ये वाली जो मेंटेलिटी है ना, हाँ, जीरो सम गेम वाली, हाँ, ये अभी बढ़ रही है, खासकर चाइना के विरुद्ध। ऐसा नहीं है कि सब लोग बोलेंगे कि यूएस का सब चीज यूएस में ही बने, वो बोलेंगे चाइना में ना बने, ठीक है, हम्म, वियतनाम में बने, चलेगा। वो होती चलेगा ऐसा। लेकिन ऐसा नहीं है। अभी टीएसएमसी तो ताइवान की है, ताइवान तो यूएस का दोस्त है। हम्म हाँ, हम्म तो ये देखो, ये जब सेंटिमेंट आता है ना तो ये हर जगह चला जाता हाँ है ना। उनको तो बोलना चाहिए था कि भाई अगर कोई मे बी कुछ कम, फॉक्सकॉन तो ताइवानीज ओन्ड ही कंपनी है बाय द वे, है ना। हम्म तो वो हम्म अगर ताइवान में शिफ्ट हो जाए अपनी प्रोडक्शन लेकर के तो उनके लिए शायद ज्यादा आसान भी हो, हम्म लेकिन हम्म ऐसा वो नहीं कर रहे हैं। तो हम्म ये कहीं कहीं पे, क्योंकि इतनी, जैसा तुमने बोला, एक तरह से की जब एक कहानी बनने लगती है, नैरेटिव बनने लगता है, तो लोग कहानी पे चले जाते हैं और अपना विवेक तो खोने ही लगते हैं। हाँ ठीक है। तो वही। ये, और वो ठीक है, मतलब मैं इस बात से लेकिन तुम्हारे सहमत हूं कि जब दिख रहा है कि कहानी ऐसी है तो फिर हमको देखना चाहिए इस कहानी में हम अपना फायदा कैसे उठाएं, कहानी में बहना नहीं चाहिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। पर ये कहानी और पावरफुल हो रही है, और इसका एक सौरभ काफी मैक्रो इकोनॉमिस्ट ने एक टर्म दिया है, गेटेड ग्लोबलाइजेशन। अच्छा। मतलब इसका अर्थ क्या है कि काफी ब्लॉक्स हो जाएंगे इकोनॉमिक, ट्रेड और गुड सर्विसेज मूवमेंट्स के लिए। तो इन ब्लॉक्स के अंदर वैश्वीकरण वैसे ही रहेगा जैसे पहले था। तो जैसे एक यूएस का ब्लॉक होगा जिसमें काफी कुछ ट्रेड चलता रहेगा, एक चाइना वाला ब्लॉक होगा जिसमें काफी कुछ ट्रेड चलता रहेगा, और कई देशों का, जो मैंने पहले कहा था कि दूसरे देशों का भी अभी शक्ति बढ़ सकती है रिलेटिवली, तो उन लोगों का भी एक लूज फेडरेशन हो सकता है जिसमें ये सब मतलब इकोनॉमिक यूनिट जिसमें ये सब ट्रेड बढ़े। लेकिन इन तीनों ब्लॉक्स के अक्रॉस जो ग्लोबलाइजेशन होता था वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो ठीक है, पर मुझे लगता है कि ये कितना देर चलेगा, मेरे को इस चीज पे थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि दुनिया हम्म इतनी ज्यादा इंटरकनेक्टेड है ना कि हम्म वो डिसएंटेंगलमेंट करना बहुत, मतलब यूएस अपनी छोटी उंगली काटेगा, पूरा हाथ तो नहीं काटेगा ना। हाँ 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 है हाँ। ना। और वो है। तो यूएस के पास में खैर ये एक एडवांटेज है कि पिछले काफी साल से वहां जबरदस्त बूम ही चल रहा था, तो उनके पास में, जिसको कहना चाहिए, थोड़ी पतला होने की शक्ति ज्यादा है, और वो सोच रहे हैं कि भाई अगर मैं दूसरे देश को और चाइना थोड़ा ज्यादा लेवरेज्ड है, उसने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट फालतू की जगहों पे करके रखी हुई थी, तो हाँ जो कि हाँ। उनके ऊपर काफी स्ट्रेस आने वाला है नियर टर्म में। तो ये शायद यूएस इस चीज का काफी फायदा उठाएगा मेरे हिसाब से, चाइना के अगेंस्ट में उनकी सिचुएशन एक्चुअली काफी ज्यादा स्ट्रांग है। तो हाँ ठीक है। तो ये जो ये बाकी देशों का, आई मीन यूएस और चाइना अपने फायदे नुकसान के लिए जो भी करें, इसमें हिंदुस्तान को क्या करना चाहिए? हम अपने मुद्दे पर आते हैं ना। हाँ हाँ। तो उससे पहले सौरभ, जो यही मैं जो इकोनॉमिक आर्किटेक्चर थोड़ा और समझा देता हूँ। तो हम्म, इसमें हम लोग जो कह रहे थे, ये काफी सारा एक गेटेड ग्लोबलाइजेशन जैसा होगा। तो उसमें जो यूएस वाला इकोनॉमिक ब्लॉक है, हम्म, उसमें यूएस का क्या फायदा है? यूएस कह सकता है कि वह लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट बन सकता है, या फिर यूएस कह सकता है कि हम लोग तो कंज्यूमरिस्ट इकोनॉमी है ही, तो आप हमारे देश में जो भी ट्रेड डेफिसिट हम लोग रन करेंगे, आप जो भी गुड्स भेजना चाहते हो वो कर सकते हो। हम्म, तो ये सब चीजें यूएस के स्ट्रेंथ है, और वो ये अपने इकोनॉमिक वेब में ये चीजों का उपयोग करेगा। जबकि चाइना के और देखे तो उनका अभी भी सबसे बड़ा अस्त्र यही है कि वह बड़ी चीजें इन्वेस्ट कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो वह कई देशों को जाके बोलेंगे कि ठीक है, हम लोग बीआरआई अभी भी चलाएंगे, हम एक ही देश हैं जो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो वह दूसरे देशों को जाके बोलेंगे कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे और आप इसीलिए हमारे इकोनॉमिक ब्लॉक में चले जाएं। तो ये गेम थोड़ा दोनों देशों के अस्त्र अलग अलग हैं, पर दोनों देश ये ट्राई करेंगे कि अपने हिस्से में और देश आ पाए। ठीक है,
ठीक है। इसमें इसमें यूरोपियन यूनियन अभी पंगु हो गया है क्या? उनसे उनसे कुछ नहीं हिलेगा? यूरोपियन यूनियन की स्थिति थोड़ी कमजोर हो जाएगी क्योंकि ये नेशनलिज्म बढ़ने वाला है ना, तो हम्म। दो देश अपना अपना देखेंगे कि हम लोग क्या ठीक कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम लोग यूरोपियन यूनियन के स्तर पर क्या कर पाए। तो वह हो सकता है, लेकिन पर एक आप ये भी देख सकते हैं कि अगर यूरोपियन यूनियन, जैसे कि हम लोग बोल रहे थे कि मिडिल पावर्स की शक्ति बढ़ेगी, तो अगर यूरोपियन यूनियन के अंदर ही कुछ देश, दो तीन देश मिलकर, बड़े देश मिलकर ये स्थापित कर पाए कि हम लोग अपना एक खुद का एक ट्रेडिंग ब्लॉक बनाए या खुद का एक ऐसा ब्लॉक बनाए जिसमें गुड सर्विसेज मूवमेंट आसान हो, तो हम लोग देख सकते हैं कि यूरोपियन यूनियन भी उभर सकता है। तो एक नया मल्टीलैटरलिज्म हो सकता है, नई बहुदेशीय संस्थाएं बन सकती हैं, ना कि सिर्फ एक यूएन होगा, बल्कि एक चाइना के कुछ बहुदेशीय संस्थान हो गए, यूरोप का हो सकता है, भारत के हो सकते हैं, रशिया के हो सकते हैं, ऐसी स्थिति आ सकती है। इसमें अभी रेट्रोस्पेक्ट में मतलब पहले तो सब लोग गाली दे रहे थे ये ब्रेक्सिट हो गया ये वो, पर अब यूके वाले शायद सोच रहे होंगे कि हमारी किस्मत अच्छी थी, सही टाइम पे कर लिया हमने। हाँ, हो सकता है, पर देखते हैं उनकी इकोनॉमिक स्थिति क्या होती है, उसकी वजह से, उसके ऊपर है। हाँ, लेकिन जैसा तुमने बोला अभी जब सबको अपना पैराशूट खुद देखना है तो शायद हम्म। उनके लिए जो ये इंडिपेंडेंस है यूरोपियन पॉलिसी से, वो शायद हेल्प ही करेगी निपटने हाँ, के लिए, क्योंकि सही इंडिपेंडेंस के बात है। पीछे तो सभी जा रहे हैं। हाँ, और डोमेस्टिकली वो बोल सकते हैं, देखिए हमने तो पहले ही से सोच लिया था। हाँ, ये तो किसी ने सोचा नहीं था, पर ठीक है, पत्ता ठीक पड़ गया हाँ। है। ठीक है, ठीक है। तो अब जैसा मैंने बोला, हिंदुस्तान में आते हैं कि ये पाताल की होड़ में हिंदुस्तान कहाँ टिकेगा। हाँ, ठीक है। तो अब भारत की स्थिति देखते हैं सौरभ, और कहानी इतनी अच्छी तो नहीं है, हालांकि मैं ये कहूंगा कि कुछ अपॉर्चुनिटीज हैं, हम्म। लेकिन रिलेटिव पावर तो हमारा भी घट ही रहा है, एब्सोल्यूट पावर भी घट रहा है ना, तो हम लोग देखते हैं कि अच्छा, क्या तुम कह रहे हो चीजें हैं। दोनों घट रहा है? मुझे लग रहा था एब्सोल्यूट घट रहा है, पर शायद चाइना इतना गिरेगा और हम कम गिरेंगे तो शायद हमारे बीच का गैप कम हो जाए। हाँ, तो रिलेटिव पावर मैं ये कह रहा हूं कि हमारा घट रहा है, लेकिन अगर हम कुछ चीजें करेंगे तो हमारा रिलेटिव पावर बढ़ेगा। अच्छा। हाँ, ओके। एब्सोल्यूट पावर तो घट ही रहा है, सभी का पर घट रहा है वो तो, हाँ। हाँ हाँ, ठीक है। तो जैसे हम लोग भारत को क्या चाहिए इस टाइप की दुनिया में, हम देखेंगे एक जो ग्लोबल फ्लो थे लेबर के और जो कैपिटल के, वह भारत के लिए काफी जरूरी थे, है ना, इकोनॉमिक पावर जुटा पाने में। हम्म। तो हम लोगों ने डिस्कस किया कि लेबर ग्लोबल फ्लोज थोड़े कम हो जाएंगे, तो वह हमारे लिए थोड़ी नेगेटिव चीज है। कैपिटल में शायद ओवरऑल कैपिटल फ्लोज कम होंगे, लेकिन भारत की बार्गेनिंग पावर थोड़ी बढ़ेगी, क्योंकि फिर भी बड़ा मार्केट है, और ग्रोथ फिर भी शायद संभावना है कि पॉजिटिव हो जाएगी जल्द ही। तो बाकी लोगों इसकी, से शायद अच्छी हो, थोड़ा अंधों में हाँ, काना राजा टाइप हो सकते हैं हम। बिल्कुल, हमारा हमेशा वही कार्ड रहा है कि हम लोग अंधा में खाना रहता है, तो हमारी, तो वह कार्ड अभी भी है, तो इसकी वजह से एक है कि लेबर की मूवमेंट कम हो जाएगी, वो हमें मुश्किल होगी, क्योंकि हमारी, जैसे हम लोग कहते हैं, रेमिटेंसेस से काफी पैसा आता है भारत में, तो अब दूसरे देश नहीं चाहेंगे कि इतने लोग बाहर से आए, तो वह एक हमारे लिए वो बहुत नेगेटिव चीज बड़ा है। झटका हो सकता है। रेमिटेंस हमारे लिए बहुत बड़ा साधन था, अभी तो दिख रहा है कि स्पेशली मिडिल ईस्ट में जो झटका लगा है इकोनॉमिक, क्योंकि हम्म। तेल का प्राइस भी कम हो रहा है और वो लोग ट्रेड पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, और अगर ट्रेड ही कम हो रहा है तो मिडिल ईस्ट, यूएई खासकर, बहुत ज्यादा सफर करने वाला है। हम्म। तो हमारा मेरे ख्याल से सबसे बड़ा शायद यूएस ही था, लेकिन मेरे ख्याल से नंबर 2 मिडिल ईस्ट है रेमिटेंस में। हम्म। तो उस पे तो काफी बड़ा झटका लग सकता है। हो सकता है यूएस से मुझे लगता है बढ़ जाए, प्रणय। अच्छा। हम्म। हाँ, क्योंकि मेरे को लगता है बढ़ जाए इन द सेंस, रेमिटेंस नहीं बट ओवरऑल, हाँ, क्योंकि ऑफशोरिंग ट्रेड और बढ़ रिमोट जाएगा। वर्क की हाँ वजह से हाँ। जो है हमारा शायद इनफ्लो बढ़ जाए। लेकिन हम्म। मिडिल ईस्ट का जो गैप है वो मेरे को लगता नहीं है कि वो पूरा होगा। हम्म। बिल्कुल। तो इसका अर्थ यह है सौरभ की, तो जो हम लोगों की जो ग्रोथ स्ट्रेटेजी थी पहले, हम्म। उसके उसमें काफी अवरोधक आ गए हैं क्योंकि कोविड-19 की वजह से, तो हमें एक नया इंजन चाहिए हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, और वो एक नया इंजन ऑफ ग्रोथ जो हमारे पास है और अपॉर्चुनिटी हमारे पास है, वो है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग।
अच्छा। और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इसलिए क्योंकि पहले से ही हम लोग काफी टाइम से कह रहे हैं, लेकिन मैंने जैसा कि कहा सप्लाई चेन्स थोड़े रीऑर्डर होने वाले हैं। दूसरे देश भी चाहते हैं कि चाइना का कुछ ना कुछ ऑल्टरनेटिव हो, ऐसा नहीं कि सब कुछ चला जाए चाइना से, लेकिन लेकिन एटलीस्ट कुछ कंटिजेंसी तो बनाएंगे। हाँ, तो उसमें हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। अब आप कुछ नंबर्स देखिए, जैसे कि चाइना जो गुड्स एक्सपोर्ट है उनका कुछ 2.7 ट्रिलियन डॉलर्स है हर साल। अच्छा। उसका अगर एक चौथाई हिस्सा अगले 3 साल में कहीं और चला जाए, आप मान लीजिए, और उस एक चौथाई का अगर भारत 20% भी हथिया ले, तो हमको सीधे सीधे 5% जीडीपी ग्रोथ मिलता है उससे। तो ये इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए, है ना। तो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग एक नया इंजन ऑफ ग्रोथ है जो हमें बनाना है, और इसीलिए हम लोग कह रहे थे कि इसको करने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा कैपिटल को सहूलियत करना है, जिससे कि वो भारत में आए, रेस्ट्रिक्शंस कम हो, और अगर वो इंपोर्ट ड्यूटीज कम होंगे तो वो दूसरे देशों से भी जो ऑक्सिलरी आइटम्स है वो खरीद पाए और भारत में फैक्ट्रियां बनाए। तो ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। दूसरी अपॉर्चुनिटी ये है कि क्योंकि थोड़ा चाइना के खिलाफ अविश्वास बढ़ गया है पूरे देश में, तो भारत कई इकोनॉमिक जो हम लोगों ने ब्लॉक्स की बात कही उसमें हिस्सा प्ले कर सकता है। कई देश चाहेंगे कि भारत जैसा बड़ा मार्केट जिसमें ह्यूमन कैपिटल ज्यादा है वह उनकी हिस्से में रहे, तो इसीलिए लोग चाहेंगे, भारत की बार्गेनिंग पावर बढ़ेगी, और इसीलिए भारत को एक मौका है यहाँ पर। इसमें मुझे लगता है एक जो हम ट्रिक मिस कर रहे हैं, मतलब हमने सबसे पहला सैंक्शन भी लगाया कि भाई चाइना की कंपनियां हिंदुस्तान में इन्वेस्ट नहीं कर सकती हैं वगैरह, तो हम भी थोड़े जैसे कहते हैं ना, हम उस नैरेटिव में जा रहे हैं कि भाई यूएस चाइना को रोक रहा है तो हमें भी रोकना चाहिए, लेकिन हमें तो पैसा चाहिए ना। तो मुझे लगता है यहाँ पर पूरी दुनिया में माहौल चाइना के खिलाफ है, तो हमको उसका फायदा उठा के चाइना को बोलना चाहिए। चाइना के पास में देखो दो नुकसान हो गए, अब यूएस उनके खिलाफ है और जो बाकी देशों में वो पैसा लगा रहे थे उनकी हालत खराब होने वाली है, हमसे भी ज्यादा। तो अब वो उनके लिए चैलेंज ये है कि वो अपना पैसा कहाँ लगाएं प्रोडक्टिवली। तो हिंदुस्तान एक इतना अच्छा विकल्प है जिसको, वो बीआरआई में भी हिंदुस्तान पार्ट नहीं था क्योंकि हिंदुस्तान के पास बार्गेनिंग नहीं थी, पर अब तो हिंदुस्तान के पास बार्गेनिंग पावर है। हमको क्या बीआरआई का हिस्सा नहीं बन जाना चाहिए? हाँ, मुझे लगता है अपनी बार्गेनिंग पावर लगाकर। मुझे लगता है हमको बीआरआई में का हिस्सा बनने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बीआरआई एक पॉलिटिकल प्रोजेक्ट है। लेकिन चाइना से इन्वेस्टमेंट लाने के लिए बीआरआई का हिस्सा बनना जरूरी नहीं है। और तो हम लोगों को ये करना चाहिए कि, आपने बहुत सही कहा सौरभ, मैंने इस पे लिखा भी था कि अब जैसे अभी जो नए रूल्स हैं, अगर बैंगलोर में कोई नई एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी पैसा उठाना चाहती है तो उसे यूनियन चाइना की कंपनी से, तो उसे अब यूनियन गवर्नमेंट के अप्रूवल का इंतजार करना पड़ेगा। हाँ, ये क्या बकवास है? क्यों करना चाहते हैं ये? हमारे पैरों पे क्यों कुल्हाड़ी मार रहे हैं? हमें तो ये करना चाहिए कि ऑलरेडी हमारी एफडीआई रेजिम ऐसी है कि जो सेंसिटिव सेक्टर्स हैं उनमें वो लोग नहीं इन्वेस्ट कर सकते, और वह वैसे ही रहना चाहिए। उसके अलावा हर चीजों में हमें चाइना को, इस हालात में, स्पेशली इस हालात में, चाइना से जितना पैसा आ सके वो हमारे लिए अच्छा है। बिल्कुल। और मुझे एक और चीज लगती है, चाइना का पैसा आने से लोग डरते क्यों? पैसा हमारे पास है, उनको डरना चाहिए ना। हाँ। ठीक है भाई, पैसा वापस जाएगा तो हमारी मर्जी से ना है। वैसे भी हिंदुस्तान में पैसा डालना बहुत आसान है, निकालना ही मुश्किल है। बिल्कुल सौरभ, एक्चुअली स्वामीनाथन अय्यर ने इसके ऊपर बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा था, मैं शायद लिंक करूंगा इसमें। उन्होंने कहा था कि सबसे बड़ा रिस्क तो इन्वेस्टर का है भारत में इन्वेस्ट करने से, ना कि भारत का, क्योंकि तुम रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन कर दोगे, कुछ भी कर दोगे, जैसे अभी किया है चाइना के अगेंस्ट, तो रिस्क तो उनका है, हमारा नहीं है। हाँ, और अगर वो मजबूरी में तब भी पैसा डालना चाहता है तो लो ना। हाँ, ठीक है। अभी हमको सड़कें बनानी है, चाहे डैम बनाने हैं, चाहे कुछ करना है, उनको तो आज की डेट में एक्सचेंज एडजस्टेड पॉजिटिव अगर 3-4% भी मिलेगा तो खुशी खुशी पैसा डालेंगे। हाँ। तो ये मुझे लगता है एक हिंदुस्तान को जो है ये यूएस की मेंटालिटी से प्रभावित नहीं होना चाहिए। यूएस, जापान वगैरह, हम लोग काफी उनको कॉपी करने की कोशिश करते हैं वो, और हमको उनका फायदा उठाना चाहिए। भाई अच्छा है, तुमको चाइना से इंपोर्ट नहीं करना है, प्लीज भैया हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट कर दो। और चाइना को बोलना चाहिए, देखो भैया यूएस तुम्हारे यहाँ, इनफैक्ट हम चाइना को, चाइनीज कंपनीज को हमें बोलना चाहिए कि देखो भैया यूएस तुमसे नहीं लेना चाहता, तुम हमारे यहाँ पे फैक्ट्री लगाओ और हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट करो, तुम्हारा भी फायदा हमारा भी फायदा। हाँ। ठीक है, फाइनली चाइनीज कंपनी तो पैसा बनाएगी ना, और यूएस में इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी। ठीक है, तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हम क्रिएट कर सकते हैं। हाँ,
तो ये हमको करना चाहिए दोनों से दोस्ती करके। और अभी मुझे लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि दोस्ती की जगह एक्चुअली बात बिगड़ ही रही है दोनों साइड से। चाइना भी जो है वो बॉर्डर पे बदमाशी कर रहा है और हम लोग उन पे ऑलरेडी, और मुझे पता नहीं कि वो क्या एक तरीके का काउंटर अटैक है, क्योंकि हम फाइनली कुछ टेबल पे आके बार्गेनिंग करना चाहते हैं जहां पे बोलेंगे अच्छा हम ये बंद करते हैं, कि ये एक तरीका है नेगोशिएटिंग टेबल पर आकर के कुछ देने का, कि पहले मैं कुछ ले लूं फिर दूंगा आगे। तो कुछ वो लोग एंटिसिपेटरी प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसा तुमने बोला कि अलग अलग ब्लॉक बनने वाले हैं तो अपनी बार्गेनिंग पावर बढ़ा रहे हैं। हाँ, पॉलिटिकली तो सौरभ ये क्लियर है कि चाइना और यूएस भारत के लिए एक समान नहीं है। यूएस और भारत में कोई बड़ा डिस्प्यूट नहीं है, चाइना और भारत में पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स हैं काफी सालों से। तो पॉलिटिकली हम लोगों के लिए यूएस बहुत जरूरी है और इम्पोर्टेंट है, लेकिन अर्थनीति के तौर पर हमें यूएस और चाइना दोनों का फायदा उठाना चाहिए। और क्योंकि भारत इतना बड़ा मार्केट है, भारत की जरूरत इन दोनों देशों को ज्यादा है इस नई स्थिति में, तो वो भारत की तरफ थोड़े और टॉलरेंट होंगे। ठीक। तो ये तो ओवरऑल आई मीन ये हमारा ग्लोबल उसमें हम क्या फायदा उठा सकते हैं ये है। तो लेकिन ये चीज करने के लिए तो किस तरीके की हमको डोमेस्टिक पॉलिसीज चाहिए इस पाताल की होड़ को जीतने के लिए? हाँ, ये बड़ी अलग टाइप की रेस है जिसमें कितना कम गिरे ये जीत है। हाँ। ठीक है। तो ये बेसिकली इसको शायद पैराशूट स्ट्रेटेजी बोलना चाहिए, कि आप कैसा पैराशूट लगाएं ताकि आपकी गिरना जो है वो थोड़ा धीमा हो जाए। हाँ, ये बहुत अच्छा मेटाफर है सौरभ। हाँ, कैसे हम लोग अच्छा पैराशूट सब लोग ऊपर से गिर तो गए ही हैं, अब सबका पैराशूट अलग अलग टाइप का है। तो हम लोगों ने कहा था ये पैराशूट बनाने के लिए उनके 3 स्तंभ होने चाहिए उसके लिए। अच्छा। एक तो सबसे पहले तो हमें ये पैंडेमिक जो 3 स्टेज में कह सकते हैं, तो एक स्टेज तो हम लोगों ने कहा था रिस्पॉन्डिंग टू द पैंडेमिक, क्योंकि इस स्थिति में हमें ये करना है कि जो लो इनकम ग्रुप्स है, स्मॉल बिजनेसेस हैं, उन्हें हम लोग जल्द से जल्द कैसे फिस्कल ट्रांसफर्स कर पाए, मॉनेटरी ट्रांसफर्स कर पाए, जिससे कि वो कम से कम सर्वाइव तो कर पाए। तो वो सबसे पहली स्थिति है। तो उसके बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, पर दूसरे जो 2 अलग फेज हैं उनके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। तो सेकेंड फेज है रिकंस्ट्रक्शन फेज। तो इस फेज में हम लोगों ने कहा था तकरीबन 2021 से 2024 तक, तो इसमें हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग पर फोकस करना है और इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन कम से कम 100 लाख करोड़ की इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन पे डिलीवर करना है। तो यहाँ पर हमें चाइना की मदद चाहिए, चाइना से इन्वेस्टमेंट चाहिए, हमें फिनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स चाहिए जिससे कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर फिनेंस करने वाले हैं वो भारत में आ पाए। तो इसका जैसे एक एग्जांपल है, हम लोग एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बना सकते हैं सौरभ, जो हम लोग बोले दूसरे देशों से कि आप सॉवरेन वेल्थ फंड जो हैं, जैसे नॉर्वे का है, सऊदी अरेबिया का है, ये इन लोगों के पास बहुत सारा पैसा है और वो लोग देख रहे हैं कि हम लोग कहाँ पर इन्वेस्ट कर पाए। तो अगर हम लोग एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाए जो कि हम लोग इससे सिग्नल कर पाए उन्हें कि ये पैसा सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर में जाएगा और इंफ्रास्ट्रक्चर की हमें बहुत जरूरत है, तो ये प्रोजेक्ट फास्ट ट्रैक होंगे। तो अगर हम लोग ये सॉवरेन वेल्थ फंड्स को अट्रैक्ट कर पाए तो इससे हम लोग काफी कुछ जल्दी से इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं। दूसरा, हम लोग और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए नए सिटीज बनाने की बात जो हम लोग पहले से कर रहे थे वह कर सकते हैं। नए मेडिकल सेंटर्स, कई विदेशी प्लेयर्स को हम लोग भारत में अट्रैक्ट कर सकते हैं इन चीजों में। हम लोग का एक बहुत बड़ी कमजोरी रही है भारत की, लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्ट हब्स नहीं है, हमारे पोर्ट्स बहुत कमजोर हैं, तो इस वजह से चाइना का एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ उनकी यही है। तो हम लोगों को नए पोर्ट्स, नए इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब बनाना है जल्द से जल्द। तो ये सेकंड फेज है, ठीक है। अच्छा। थर्ड फेज जो हम लोग कह रहे हैं उसमें हम लोगों को ये सब चीजें करनी है, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी कैसे हम जल्द से जल्द बन पाए उसकी ओर मूव करना है। तो थर्ड फेज का फोकस यही है कि ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग को चाइना से कैसे हटा के भारत में लाया जाए। तो उसके लिए मैंने कहा था जैसे कि एक हमें लो इंपोर्ट ड्यूटी रेजिम पे जाना चाहिए,
अगर हम लोग खुद से ना कर पाए तो यूएस, जापान और आसियान से हम लोग जो इकोनॉमिक ब्लॉक है उस ब्लॉक के अंदर हम लोग टैरिफ्स लो कर सकते हैं, ना कि पूरे विश्व के लिए। तो वो चीजें भी हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि फ्री ट्रेड जोन बना सकते हैं हम लोग, जैसे कि बांग्लादेश और जो कि एक बहुत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है भारत के नजदीक ही। तो इन सब देशों के साथ हम लोग अगर फ्री ट्रेड जोन बनाएंगे तो हम लोग का ट्रेड आउटपुट बढ़ेगा और हम लोग हायर वैल्यू गुड्स उनको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तीसरी चीज, और ये शायद सबसे महत्वपूर्ण चीज है, कि हमें जो इन्वेस्टमेंट का रिस्क है वह कम करना है। जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया कि जब दूसरे देश के लोग इन्वेस्ट करते हैं भारत में तो सारी रिस्क उन्हीं की होती है, तो इसीलिए कई लोग डर जाते हैं भारत में इन्वेस्ट करने से। तो हमें ये जो जुडिशियल इंटरवेंशंस रहे हैं ये सब कम करने हैं। ये बहुत बड़ा डोमेस्टिक रिफॉर्म है जो कि जरूरी है इन हालातों में। ठीक। फिर एक और चीज है सौरभ, और ये इसमें मैं आपकी राय भी लेना चाहूंगा क्योंकि ये सर्विसेज सेक्टर में काम किया है। तो हम लोगों ने एक बात कही थी, ये जो जैसे ग्लोबल इन हाउस सेंटर अप्रोच जो आईटी बीपीओ सेक्टर में काफी चला था, जहाँ की ग्लोबल एमएनसीज भारत में एक अपना खुद का इनशोरिंग सेंटर बनाती हैं और फिर ये सेंटर में वो लोग बाहर के लोगों को एम्प्लॉय रख सकते हैं, उनको जो रेस्ट्रिक्शंस है वो काफी कम रहते हैं। ये सब सर्विसेज सेक्टर में काफी काम किया है। तो हम लोग कह रहे थे कि क्यों ना हम लोग ये ग्लोबल इन हाउस सेंटर मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी लाएं, और इसी जे अगर हम एक रिंग फेंस जोन बना सके जहां ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जमीन खरीद सके, खुद के प्लांट बना सके, दूसरे देशों से इजीली लोगों को यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट के लिए ला सके, तो ये शायद एक फायदा हो सकता है भारत को। आपको क्या लगता है इसके बारे में? तो ये प्रणय ऑलरेडी है मेरे हिसाब से, तो इसको हमको इसके लिए कोई नई पॉलिसी रेजिम की तो मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है। तो अभी भी तुम देखोगे ना तो ज्यादातर कंपनियां इवन जो नॉन सर्विसेज वाली भी हैं, तो एक तो ये कि जो सर्विसेज है वो बड़ा ही वेग वर्ड है, क्योंकि हर जगह सर्विस होती है। कोई मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज का जो गैप बीच में, ऐसा नहीं है कि मैन्युफैक्चरिंग गुड्स में कोई सर्विस नहीं लगती ना। हाँ, ठीक है, तो हर चीज में कुछ सर्विस कंपोनेंट होता है। तो तुम देखोगे कि बहुत सारी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां भी जो हैं वो धीरे धीरे उनको दिमाग में आने लगता है। पहले तो वो मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में क्यों शिफ्ट करते थे कि इंडिया की मार्केट के लिए, क्योंकि इंडिया बोलेगा मैं इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा रहा हूं, अब तो तुम इंडिया में मैन्युफैक्चर करो अगर तुमको हिंदुस्तानी कस्टमर को बेचना है। ठीक है, लेकिन एक बार वो हिंदुस्तान आते हैं फिर उनको समझ में आता है अरे ये हिंदुस्तान तो बड़ी अच्छी जगह है, यहाँ पे बहुत लोग अवेलेबल हैं, लो कॉस्ट सेंटर है। फिर वो धीरे धीरे क्या बोलते हैं, चलो यार मैं अपनी ग्लोबल अकाउंटिंग इंडिया से कर सकता हूँ ना। ठीक है, जबकि वो मैन्युफैक्चरिंग का ही पार्ट है, लेकिन वो बोलेगा कि जो पूरी की मुझे अपने रिसीवेबल्स मैनेज करने हैं, पेएबल्स मैनेज करने हैं, वो मुझे जर्मनी में करने की क्या जरूरत है, इंडिया से सस्ते में हो जाएंगे ना। ठीक है, ये काफी कंपनीज जो है वो दूसरी तरह से सोचने लगती हैं। वो अपनी सेल्स टीम, जैसे डेल अपनी सेल्स टीम पूरी एशिया पैसिफिक की बैंगलोर से ही चलाती है। अच्छा। ठीक है, जबकि वो तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वैसे, लेकिन उनको समझ में आता है कि भाई, और जैसे वो डेल का सॉफ्टवेयर का कितना काम है इंडिया में, जबकि डेल ओवरऑल अभी तो वैसे बहुत कुछ करती है, पर पहले जैसे वो कंप्यूटर बनाती थी, लेकिन अपना उन्होंने इंटरनल सॉफ्टवेयर इंडिया में बनाना शुरू कर दिया। क्योंकि वो इंडिया में ऑलरेडी थे। तो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज हर कंपनी ऑलरेडी कर रही है, इसके लिए हमको कोई नया चीज की जरूरत नहीं है। ओवरऑल हम कंपनीज को और एनकरेज करें इंडिया आने के लिए, वो बाकी सब अपने आप करेंगी, क्योंकि हिंदुस्तान के कुछ नेचुरल एडवांटेज है ही सर्विसेज में। तो जैसे ही वो मैन्युफैक्चरिंग बड़ी शिफ्ट करेगी, शायद हम उनको शायद ज्यादा अवेयर बना सकते हैं कि जैसे ही कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग है उनको बोलना चाहिए भैया आप अपनी कंपनी के सर्विसेज डिपार्टमेंट्स भी इंडिया में शिफ्ट कर लो, भले ही अपने लिए। पर सौरभ ये चीज सीधे मैन्युफैक्चरिंग में भी हो सकती है कि नहीं? जैसे कि अभी जो लैंड खरीदना है या फिर प्लांट खरीदना। नहीं, पर वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन तो इसीलिए है ही ना ऑलरेडी। तो मैं कह रहा हूँ उसके तो वो ऑलरेडी है ये सब काम करने के लिए। और ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स वगैरह, मतलब प्रॉब्लम यही है कि सिर्फ स्पेशल इकोनॉमिक जोन से काम नहीं चलता है ना, मतलब पूरा हिंदुस्तान स्पेशल इकोनॉमिक जोन होना चाहिए। पर ठीक है, जो है, और ये एक जो सर्विसेज में एक बड़ी इंटरेस्टिंग जो चीज हुई थी वो अच्छी है, जहां पे हर कंपनी अपने ऑफिस को स्पेशल इकोनॉमिक जोन घोषित कर सकती है। अच्छा। ठीक है, ये एक सर्विसेज का जबरदस्त इनोवेशन हिंदुस्तानी सरकार ने दिया था। ठीक है, हाँ, कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो एक प्रॉब्लम है, कंपनी डिसाइड करना चाहती है मैं कहाँ जाऊं, सरकार डिसाइड करेगी कि आप कहाँ जाओ ना, तो बड़ा मुश्किल है। वो नहीं जानती कि उनको कहाँ जाना चाहिए। तो सर्विसेज में एटलीस्ट क्यों हुआ, आईटी कंपनीज में ना आपको बाहर एक स्टिकर लगाना पड़ता है ना, बस वो STPI बॉन्डेड वेयर हाउस,
हाँ 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 बस हाँ। आपने देखा होगा कहीं कहीं आप जाओगे, एक बाहर लगा होता है STPI हाँ बॉन्डेड वेयर हाउस। बेसिकली वो कंपनी स्पेशल इकोनॉमिक जोन हो गई, एक कंपनी का फ्लोर इकोनॉमिक स्पेशल जोन हो गया। वाह। ठीक है, ये हमारा IT सेक्टर में एक बड़ा जबरदस्त पॉलिसी इनोवेशन था। तो ये हम लोग मैन्युफैक्चरिंग में भी शायद कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर इस सकते हैं, हमको बोलना चाहिए ग्रैन्युलैरिटी। कि ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन वोन का क्या चक्कर है भैया, जहां तुम लगो तुम अप्लाई करो, तुम अगर ये चीजें चेक मार्क करते हो, एक STPI जैसा हम सिस्टम बना सकते हैं, जैसा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क जिनको हम बोलते हैं ना। तो और वो हाँ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क भी शुरू में ऐसे ही बनाए थे, उन्होंने बोला था हम बड़े से टेक्नोलॉजी पार्क बनाएंगे, आपको वहां जाना है। लेकिन सक्सेस STPI का क्या था कि आप STPI में रजिस्टर हो जाओ, कहीं पे भी आपका ऑफिस है, आप STPI का पार्ट हो। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, तो आप किसी बैंगलोर में तो आप अपार्टमेंट के अंदर चला सकते थे। हाँ। ठीक है, और आप STPI का स्टिकर लगा लो, सिर्फ आपको रिपोर्टिंग करनी है। तो ये एक जो चीज है, ये मैन्युफैक्चरिंग में मुझे लगता है करनी चाहिए हमको। इन ये हम इसमें भी आई थिंक चाइना से बहुत ज्यादा प्रभावित हैं कि चाइना ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन कर लिए। हमको बोलना चाहिए भैया आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक स्टिकर है, आप कहीं भी लगा लो। हाँ तो ये मुझे लगता है हमको सीखना चाहिए। सर्विसेज सेक्टर में हमारा ये एक सक्सेस रहा है, और ये हाँ सक्सेस को हम रेप्लिकेट कर सकते हैं ये स्टिकर अप्रोच से, कि भाई स्टिकर लगाओ स्पेशल बन जाओ। हाँ बिल्कुल। हाँ, थोड़े उनके रिक्वायरमेंट्स अलग होंगे क्योंकि हाँ, मैन्युफैक्चरिंग है, पर और मैं सही बताऊं तो सर्विसेज में तो रिक्वायरमेंट नहीं, इंसेंटिव ही ज्यादा थे। अच्छा। कि 10 अच्छा। साल का टैक्स हॉलिडे था भैया वाह। ओके। एक्सपोर्ट पे। जबरदस्त, हमने 2001 से 2011 तक 10 साल का टैक्स हॉलिडे दिया ना हर IT कंपनी वाह। को। ये मौका है मैन्युफैक्चरिंग में ये चीज करने का। हमें बिल्कुल। बोलना चाहिए भैया, आप अगर एक्सपोर्ट इनकम पे था, सिर्फ डोमेस्टिक पे नहीं था। अच्छा। ठीक है, लेकिन रिस्ट्रिक्शंस बहुत कम थी। आप सेम कंपनी से डोमेस्टिक एक्सपोर्ट कर सकते थे, आपको सिर्फ रिपोर्टिंग में सेपरेट आउट करना पड़ता था। जबकि मैन्युफैक्चरिंग में क्या है, ये सब हजार टाइप के रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे, भैया ये फैक्ट्री 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होनी चाहिए, इसमें से आप फिर हाँ लोकल नहीं बेच सकते। ये सब क्या करना है भैया, फाइनली आप देख लो कि इसने कितना एक्सपोर्ट किया, कितना इंडिया का एक्सपोर्ट वाली इनकम पे टैक्स हॉलिडे दे दो, है ना। तो बहुत फ्लेक्सिबिलिटी सॉफ्टवेयर में इंडिया ने दी सेक्टर को, और उसका फायदा उठाया इंडियन एंटरप्रेन्योर्स ने, सबने उठाया। और बाहर के कंपनीज ने भी आके इंडिया में इतने बड़े बड़े BPO बनाए और उसका फायदा उठाया। उनके लिए भी बड़ा अच्छा था, वो अपना काम US से इंडिया में शिफ्ट करते थे, इंडिया में प्रॉफिट कमाते थे पूरा टैक्स फ्री। हाँ। है, और US में खर्चा होता था, वहां पे भी टैक्स बचता था उनके लिए। तो इनफैक्ट ये मैन्युफैक्चरिंग में भी कर सकते हो। आप बोल सकते हो कंपोनेंट में, तो इवन आप US में कंपोनेंट बनाते हो तो आप बोलोगे नहीं नहीं मैं इंडिया में शिफ्ट कर देता हूं, और इंडिया से मैं इंपोर्ट करूंगा, वहां खर्चा हो गया, वहां भी टैक्स बचा, इंडिया से एक्सपोर्ट हुआ, यहाँ टैक्स फ्री है। ठीक है, तो ये टाइप की चीज सर्विसेज में हमने ऑफर की पूरी दुनिया को, हमको ये सेम चीज मैन्युफैक्चरिंग में ऑफर कर सकते हैं। बिल्कुल। और काफी अच्छी ऑफर करी मेरे हिसाब से। इंडिया ने बोला 10 साल का टैक्स हॉलिडे देंगे, 10 ही साल का दिया ना, ऐसा भी नहीं है कि एवरग्रीन करते रहे। उसके बाद इतना बड़ा सेक्टर हो गया, वो इतना सारा टैक्स देता है ना आप सरकार को, हाँ है ना, और अच्छा टैक्सेशन आ रहा है सरकार को, एक नया सेक्टर बन गया। वैसे ही मैन्युफैक्चरिंग हमारा जो है अभी इतना बड़ा सेक्टर नहीं है, हमारा सर्विसेज सेक्टर ही बड़ा सेक्टर है। तो हमको बोलना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग में सेम चीज करेंगे 10 साल के लिए, ऐसे 1-2 साल से काम नहीं चलता है। बिल्कुल। 10 साल का टैक्स हॉलिडे देंगे और फिर हमको उसका बेनिफिट दिखेगा, और उसकी वजह से लोकली हम किस चीज से खुश थे सर्विसेज में, कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा था। वही चीज मैन्युफैक्चरिंग में होगी 10 गुना ज्यादा, बिल्कुल। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में एम्प्लॉयमेंट ज्यादा जनरेट होता है। हाँ तो ये मुझे लगता है हाँ, अपॉर्चुनिटी है। ये बिल्कुल अपॉर्चुनिटी ठीक है है, सौरभ। और वही तो हम लोगों की थोड़ी जो मेंटल मॉडल है वो बदलना है हमें, कैसे सोचते हैं मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। ठीक है, और एक और सौरभ, सर्विसेज में ही अपॉर्चुनिटीज, इसका आपने पहले भी हिंट दिया था कि जैसे जो टेलीमेडिसिन है या फिर ऑफशोरिंग ऑफ अकाउंटिंग वगैरह, ये सब चीजें हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज हैं इस हालात में, जिसे हम लोग और बढ़ा सकते हैं। बिजनेस कंसल्टेशन या डेटा प्रोसेसिंग, डेटा एनालिटिक्स, ये सब चीजें हैं जहां भारत पहले से कॉम्पिटिटिव था, और इन हालातों में और लोग चाहेंगे कि ये आउटसोर्स हो जाए और कम से कम कीमत पर हो, तो भारत के लिए ये भी एक मौका है। बिल्कुल। और मैं बोलूंगा वो अपने आप होने वाला है, उसके लिए सरकार को कुछ शायद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आई मीन डिजिटल वर्ल्ड में फ्रिक्शन वैसे ही कम है।
हाँ तो वहां पे कुछ ये सब होना है, वो होगा। सरकार को शायद, ठीक है, हम ट्रेड डिप्लोमेसी करके और मार्केटिंग फायर पावर डाल सकते हैं उसके नहीं, पीछे। पर सौरभ ये कहना जरूरी है क्योंकि सरकार ऐसी चीज कर सकती है जिससे वो रुक जाए, जैसे कि डिजिटल टैक्स डाल दे या फिर कोई टैक्स हाँ, डाल दे जिससे कि लोग यहाँ पर ये ठीक है, सरकार के पास अवरोधक कैपेबिलिटी तो हमेशा हाँ, रहती तो है। वो बोलेंगे हमें पैसे की कमी है अभी इतनी, तो नए टैक्स चाहिए तो इस पे टैक्स लगा दो। तो इसलिए ये कहना जरूरी है कि जो अच्छा कर रहे हैं वो अच्छा करते रहिए। हाँ, ठीक बात, ठीक है। तो अब क्विकली क्या कहते हैं, लास्ट चीज पर आते हैं, जो कि तो इसके आगे मतलब फॉरेन पॉलिसी लेवल पर जो है हम्म। हिंदुस्तान को क्या करना चाहिए। तो एक डोमेस्टिक पॉलिसी लेवल हो गया, हम्म। फॉरेन पॉलिसी लेवल पे हम क्या कर सकते हाँ, तो इसमें भी दो हिस्से हैं सौरभ। एक तो ऐसी चीजें हैं जो हमें करना है, चाहे यूएस चाइना में कुछ भी हो, लेकिन हमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें रिगार्डलेस ऑफ दैट करनी ही है। तो वह ऐसी हैं? चीजें, एक तो हमें हमारे डिफेंस को रिफॉर्म करना है काफी। अभी हम लोगों का काफी फोकस मैन पावर पर है, तो हमें शिफ्ट करना है फायर पावर पर। फिर हम्म, कॉन्टिनेंटल फोकस है हम लोगों का, हम लोग सिर्फ चाइना और पाकिस्तान को देखते हैं, तो हमें मैरीटाइम फोकस चाहिए। अब इंडियन ओशन हमारा काफी स्ट्रेंथ है भारत का, तो हमें उसका फायदा उठाना है। और हम लोगों की जो टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी है दूसरे डोमेन्स में, जो नए डोमेन्स है साइबर्स या फिर स्पेस, इनमें बढ़ानी है। तो ये सब चीजें हैं जिसमें भारत को, चाहे जो भी हो, यूएस चाइना के बीच में जो भी हो रहा हो, हमें ये चीजें बेहतर करनी करनी है। है। जैसे हम बोलते हैं, इंडियन ओशन को इंडियाज ओशन बनाना हाँ चाहिए। बिल्कुल। तो और फिर जैसा हम लोगों ने कहा, अगर इकोनॉमिक वेब्स डिवाइड हो जाएंगे, ब्लॉक्स बन जाएंगे नए नए, तो उसमें भी भारत के पास एक अपॉर्चुनिटी है। हमें अपने नए पैरेलल मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन स्ट्रेंथन कर सकते हैं। तो जैसे कि हम लोगों ने कहा था कि हम लोग नया फ्री ट्रेडिंग जोन बना सकते हैं भारत के सब कॉन्टिनेंट देशों के बीच, या फिर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें हम लोग अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं। जैसे मान लीजिए वर्ल्ड बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन एक है जो देखता है कि बायोलॉजिकल वेपन्स विश्व में फैले हैं या नहीं। उनके पास काफी तंगी है पैसों की। तो अगर भारत कुछ स्ट्रेटेजिकली इन मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन को फंड करे तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में भी अभी भारत का एक नया रोल मिला है। भारत चेयर कर रहा है एक पोजीशन पे, तो भारत को अगेन वहां पर अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में बड़ा रोल प्ले करें। तो कहने का मतलब ये है कि एग्जिस्टिंग मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन में मौका है, क्योंकि यूएस भी उनकी तरफ इतना नहीं देख रहा है और चाइना भी नहीं देख रहा है। तो हम लोग अगर थोड़ा इन्वेस्ट करें उसमें तो हम लोग एक नया रोल प्ले कर सकते हैं। दूसरा, नए इंस्टीट्यूशन बनाने हैं फ्री ट्रेडिंग जोन और हमारे नेबर्स के साथ। तो ये एक चीज हुई। ठीक। तीसरी चीज ये कि हम लोगों को जो क्वाड ग्रुपिंग है जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएस और इंडिया के बीच, उसे थोड़ा और मजबूत करना है। अगर हम लोग उस क्वाड ग्रुपिंग को इकोनॉमिक और तौर पर मोड़ दे, तो मिलिट्री अलायंस की जगह इकोनॉमिक अलायंस बढ़ा दे, तो इससे भारत को काफी फायदा होगा, क्योंकि फिर हम लोग लो इंपोर्ट ड्यूटी रेजिम का फायदा उठा सकते हैं इन देशों के बीच। और ये सब देश ऐसे हैं जो कंज्यूमर बेस्ड इकोनॉमीज है, लेकिन उनके वहां पर उनकी काफी डिमांड बाहर से आती है। तो भारत बन सकता है वह स्रोत जहां से काफी गुड्स एक्सपोर्ट हो। तो इस मिलिट्री अलायंस को अगर हम लोग इकोनॉमिक दिशा में मोड़े तो भारत को फायदा है। ठीक है, तो ये चीजें ऐसी थी जो भारत को करनी ही है चाहे कुछ भी हो। लेकिन एक दूसरी और मैं ये भी कहूंगा कि भारत को एक जो हम लोगों को पाथ चूज करना है, वह डिपेंड करता है दो चीजों पर। ठीक है, तो अगर भारत की इकोनॉमी काफी अच्छे से कर रही है तो हम लोग हम्म। एक स्विंग पावर का रोल अदा कर सकते हैं। जो तो हम लोग कह सकते हैं चाइना को या और यूएस को कि हम लोग अपनी कंडीशंस पर आपसे नेगोशिएट करेंगे, तो हम लोग वह रोल प्ले कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारी इकोनॉमी ठीक से नहीं कर रही है और अगर चाइना हमें जियोपॉलिटिकल कंसेशन नहीं दे रही है, तो हम लोगों के पास एक ही ऑप्शन रह जाएगा कि भारत को यूएस के साथ और ज्यादा अलाइन करना पड़ेगा। तो ये एक दो बेसिक मेंटल मॉडल्स हैं हमारे पास। एक, स्विंग पावर रहे हम लोग और यूएस चाइना से जितना फायदा हो सके वो कर उठाएं।
दूसरा हम लोग यूएस के साथ ज्यादा अलाइन कर जाएं। और इन दोनों में से हम लोग कौन सी स्थिति चूज करते हैं वह इस पर डिपेंडेंट है कि भारत की खुद की इकोनॉमिक हालत कैसी है। और मैं बोलूंगा कि खुद को ही स्ट्रांग रखें, तो हम अलाइन भी करें तो अच्छे टर्म्स पे कर सकते हैं कम से कम, क्योंकि वरना अलाइन करेंगे तो फिर यूएस या कोई भी देश बेसिकली, जैसा हमने बोला, इंटरनेशनल रिलेशनशिप में कोई किसी का चाचा भतीजा तो है नहीं, जिसके पास जितनी शक्ति है उसके हिसाब से दोस्त भी नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो आई मीन हमारी रिलेटिव शक्ति पर ही डिपेंड करता है कि अलायंस में हमको क्या मिलेगा। बेसिकली ये सारी चीजें जो हमने पिछली डोमेस्टिक पॉलिसी, इसलिए डोमेस्टिक और फॉरेन आपस में इतनी मिली जुली है, क्योंकि अगर हमने डोमेस्टिक ठीक से नहीं मैनेज किया तो फॉरेन में क्या कर सकते हैं, है ना। जो हमारी अपनी अंदरूनी शक्ति है उसी से हमारी बाहरी शक्ति निकलती है। और ये स्थिति बहुत जरूरी हो गई इस हालात में, क्योंकि हम लोग सब, जैसा कि आपने कहा, पैराशूट से गिर रहे हैं। तो और अगर हम लोग गिरे तो भारत को और ज्यादा जख्म होंगे, क्योंकि हमारी स्थिति वैसे ही थोड़ी कमजोर है। हम लोगों की जीडीपी इतनी तो ज्यादा है नहीं कि हम लोग काफी लोगों को सपोर्ट करें। तो इसीलिए हमें, अगर हमारी इकोनॉमिक हालत और भी कमजोर होती है तो हमारे पास और कोई चारा नहीं रह जाएगा बजाय इसके कि हम लोग यूएस या किसी और स्ट्रांग पावर के साथ अलाइन करें। चाइना के साथ तो वो होगा नहीं, क्योंकि हम लोगों के साथ स्ट्रक्चरल इश्यूज है, पर यूएस एक ऑप्शन रहेगा भारत के पास तब। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये प्रणय, मतलब बहुत, आई मीन आज का थोड़ा लंबा डिस्कशन था, लेकिन टॉपिक भी गहरा ही था, तो ये बहुत मजा आया। मतलब अच्छे से तुम्हारा रिसर्च भी अच्छा था और तुमने समझाया भी काफी साफ शब्दों में कि किस तरह से दुनिया आगे बदल सकती है और बदल रही है, और हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं। आई होप ये रिपोर्ट वगैरह जो है, सारे आइडियाज तो कोई अमल नहीं होते हैं, पर अगर कुछ 2-4 आइडिया भी सही जगह पर अमल हो तो काफी अच्छा हो सकता है। तो आज की डिस्कशन के लिए थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया। और मैं श्रोताओं से भी रिक्वेस्ट करूंगा, आपको क्या लगता है हमको, हिंदुस्तान को क्या करना चाहिए फ्यूचर के लिए। अभी के लिए हम लोग बहुत सारा, हमारा ध्यान अभी पर है, लेकिन सारी चीजें अभी पे रहेंगी तो फिर कल के लिए कैसे हम डिसाइड करेंगे क्या करना है। तो कल के लिए भी आपको हमारे आइडियाज कैसे लगे, इन पे कमेंट कीजिए, इनको क्रिटिसाइज कीजिए, और जो अगर अच्छे लगते हैं तो सराहिए। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सौरभ। उम्मीद है आपको भी मजा आया। यह पॉडकास्ट संभव हो पाया है तक्षशिला इंस्टीट्यूशन के सपोर्ट के कारण। तक्षशिला पब्लिक पॉलिसी में शिक्षा और अनुसंधान के लिए स्थापित एक स्वतंत्र संस्था है। आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आपकी उम्र कुछ भी हो, अगर आप पब्लिक पॉलिसी, विदेश नीति या टेक्नोलॉजी गवर्नेंस में रुचि रखते हैं तो तक्षशिला की वेबसाइट takshashila.org.in पर उनके कोर्सेज को जरूर चेक कीजिए। और अगर आप पुलियाबाजी में शामिल होना चाहते हैं तो हमसे कनेक्ट कीजिए puliyabazi@gmail.com पर या फिर @puliyabazi ट्विटर पर। शुक्रिया। I hope you enjoyed that show. We'd like to thank our sponsors this week, Paytm Money. Do definitely check out our social media accounts. We've been doing some really cool stuff over there. There are a bunch of recommendations from hosts. I think you'll really enjoy the content that we're putting out there. And make sure you don't miss your favorite shows. Cyrus Says has been putting out some great stuff, as is the Pragati podcast, all about policy. Has been doing some really, really fun stuff. The guys at Football Shitball and Football Twaddle are continuing to release episodes as well, which are really interesting. Vaisa Vaisanupam's been having guest after guest, just killing it. Puliyabazi's been doing so well. Postcards from Nowhere. All these shows are really, really doing well and really, really putting out great stuff. Appreciate the efforts that the hosts are putting in the lockdown. And thanks for listening, and we hope to catch you again next week. Do you wish you were smarter? Well, so do we. But the next best thing? We could make you sound smarter. And to help you with this endeavor, we are Simplified, a podcast that attempts to break down the complex world around you with a little knowledge, a lot of poor jokes, and a ton of random trivia. Episodes out every Monday On the IVM Podcast app or wherever you get your podcasts. See ya!